नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खौफ की दस्तक पर। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। दिल की धड़कनों में, सांसों की ठंड में और रात की खामोशी में। यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर समीर की, जो असम से झारखंड के सुनसान हाईवे पर एक डरावनी रात में सफर कर रहा था। घर में बीवी नाजिया की तबीयत खराब, पैसों की तंगी और छोटी सी उम्मीदों पर टिका घर। समीर का दिल पहले ही भारी था, लेकिन उस रात हाईवे पर उसने जो सुना, जो देखा और जो सहा, वह किसी इंसान के बस की बात नहीं। मेरा नाम समीउल्लाह है, लेकिन ट्रक लाइन में लोग मुझे समीर ड्राइवर कहते हैं। असम की सड़कों से लेकर झारखंड के जंगलों तक हर रास्ता मैंने कई बार पार किया है, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसे याद कर आज भी बदन कांप उठता है। घर की हालत वैसे भी अच्छी नहीं थी। मां बूढ़ी, बेटा छोटा और मेरी बीवी नाजिया पिछले एक हफ्ते से तेज बुखार में जल रही थी। डॉक्टर ने कहा था, सामान्य बुखार है, आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे उसकी हालत देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि यह सामान्य है। चेहरा सूखा, होंठ पपड़ी जैसे, आंखें अंदर धंसी और रात को अक्सर डरकर उठ जाना। उस शाम जब मुझे असम से झारखंड की ट्रिप पर निकलना था, वह बेहद कमजोर हालत में मेरे पास बैठी थी। मैं ट्रक की चाबी उठा रहा था कि उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। समीर, आज मत जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आवाज इतनी धीमी कि जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। मैंने घबराकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? वह कांपते होठों से बोली, कल रात कमरे में कोई था, मुझे छू कर गया। मैं चीखी भी, पर आवाज नहीं निकली। मेरी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। कौन था? चोर था क्या? नहीं, इंसान नहीं था, उसने डरी आंखों से कहा। सफेद साया मेरे सिरहाने खड़ा था, बस देख रहा था। मेरे सीने पर बोझ सा आ गया, लेकिन ट्रिप छोड़ नहीं सकता था। कर्ज, परिवार, नौकरी, सब कुछ इस गाड़ी पर टिके थे। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, मैं जल्दी लौट आऊंगा, तुम बस दवा लेती रहना। वह रो पड़ी, मगर मैंने मन को कठोर कर लिया। ट्रक की चाबी घुमाते ही इंजन थोड़ा हिचकिचाया, जैसे उसे भी कुछ गड़बड़ लग रही हो। रात के ठीक 9:45 पर मैं सड़क पर था। असम की रातें वैसे तो शांत होती हैं, लेकिन आज हवा में एक अलग ही तरह की ठंडक थी, जैसे किसी ने अचानक तापमान चुरा लिया हो। लगभग 15 किलोमीटर ही चला था कि मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा। कॉलर आईडी, नाजिया। मैंने तुरंत उठाया। हेलो, कौन है? मेरी बीवी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक हल्की हंसी और कॉल कट। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक हेडलाइट झपकी। एक पल के लिए सड़क गायब, और जब रोशनी वापस आई, मेरे सामने सड़क पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, सिर थोड़ा झुका हुआ और शरीर बिल्कुल स्थिर। मैं ब्रेक मारने वाला था कि फिर वही आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, पलटकर मत देखना। मैंने दांत भींचे और ट्रक को दाईं तरफ मोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब मैंने उसके पास से ट्रक गुजारा, मेरी हेडलाइट उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें गाढ़ी लाल थीं, जैसे अंदर आग सुलग रही हो। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। पीछे से आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई नंगे पैर भागते हुए ट्रक के पीछे थपथप कर रहा हो। मैंने शीशे में झांक कर देखा, कुछ नहीं, बस सड़क और अंधेरा। पर आवाज बढ़ती जा रही थी, थक 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 थक। मैं पागल होने वाला था। करीब 5 किलोमीटर बाद वो आवाज अचानक बंद हो गई। रात के 1 बजे के आसपास मैं रामपुर ढाबा पहुंचा। मेरा खलासी रमेश वहीं मेरा इंतजार कर रहा था। लाल तिलक, छोटी मूंछें और पीठ पर झोला लटकाए, हमेशा की तरह निश्चिंत सा खड़ा। समीर भैया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से बुला रहा हूं। मैंने हाँफते हुए कहा, रमेश, बहुत बुरा हुआ रास्ते में। मैं पर मैं बोलता उससे पहले ही ट्रक के शीशे पर चीख, 2 लंबे नाखूनों की खरोंच उतर गई। रमेश उछलकर पीछे हटा। भैया, ये क्या चीज है? मैंने डर से कांपते हुए कहा। रमेश, ये इंसान नहीं है। रमेश के चेहरे से हंसी गायब हो गई।
वह धीरे से बोला, भैया, इस रूट पर भूत की कहानी सुनी है। कई ड्राइवर बोलते हैं कि सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। जिसे वो दिख जाए उसका घर पहले बीमार पड़ता है। मैं वहीं जम गया। मेरी बीवी पहले से बीमार है रमेश। वह तुरंत मेरे पास आया। भाभी को कुछ नहीं होगा भैया, मैं साथ हूं, डरिए मत। तभी मेरे फोन की स्क्रीन चमकी। कॉलर नाजिया। कांपते हुए मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ उसी औरत की भारी सर्द आवाज, तुम बहुत दूर आ गए, अब लौट कर आओ। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? नाजिया कहां है? औरत बोली, तुम्हारी बीवी मेरे पास है। फोन कट। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। रमेश ने मुझे संभाला, लेकिन वह खुद कांप रहा था। हम दोनों ने एक साथ ट्रक की विंडो की तरफ देखा। औरत की सांसों की धुंध कांच पर जमा हो रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस कांच पर धुंध, और फिर उस धुंध पर धीरे धीरे एक हाथ का निशान उभर आया। लंबी उंगलियां, नुकीले नाखून और फुसफुसाती आवाज। मैं आ गई। कांच पर उभरती उस हाथ की धुंध को देखते ही मेरे पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। दिल धक धक कर रहा था और सीने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। रमेश मेरे पास खड़ा था, पर उसकी हालत भी मुझसे कम नहीं थी। उसके होंठ कांप रहे थे और वो बार बार अपने गले की तुलसी की माला को पकड़ रहा था। भैया, उसने धीरे से कहा, ये ये जो भी है हमारे ट्रक तक पहुंच चुकी है। मैंने हिम्मत करके कांच को छूना चाहा, लेकिन ट्रक के शीशे पर अचानक टप 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 कुछ गिरने की आवाज आई। हम दोनों उछल पड़े। ऊपर देखा, कांच पर पानी की बूंदें गिर रही थीं। पहले लगा बारिश हो रही है, लेकिन ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था। ढाबे की धुंधली लाइट में हमें साफ दिखा, वो पानी नहीं बल्कि काली गाढ़ी बूंदें थीं, जैसे खून में कोयला मिलाकर टपका रहा हो। रमेश ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, भैया, ये इंसानी बूंदें नहीं हैं। ये तो ये तो जैसे किसी मरे हुए का लहू हो। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। ढाबे वाला बूढ़ा अंदर से भागता हुआ आया। उसके हाथ में नीम की पत्तियां थीं और आंखों में घबराहट। बेटा, गाड़ी में मत बैठना, वो चीज अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रही है। रमेश ने चिल्लाकर पूछा, कौन चीज? क्या है ये सब? बूढ़ा हांफते हुए बोला, जिस औरत को तुमने जंगल में देखा, उसका नाम रामोलिया है। उसका कत्ल हुआ था उसी जंगल में। उसकी आत्मा बदला नहीं चाहती। उसकी आत्मा किसी को साथ ले जाती है। मेरी सांस अटक गई। मन में सिर्फ एक ही चेहरा आया, नाजिया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वो मेरी बीवी को क्यों फोन कर रही है? क्यों कह रही है कि वो उसके पास है? बूढ़ा थम गया। उसने मेरी आंखों में देखा और बहुत धीमे बोला, क्योंकि वो तुम्हारे घर में घुस चुकी है बेटा। ये सुनते ही जैसे जमीन पैर के नीचे से गायब हो गई। रमेश ने मेरी बांह पकड़कर कहा, भैया, चलिए तुरंत घर चलते हैं। लेकिन बूढ़ा बोल पड़ा, नहीं, अभी इस वक्त घर जाना खतरनाक है। अभी उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। रमेश गुस्से में बोला, तो हम क्या करें? भाभी को अकेला छोड़ दें? बूढ़ा धीरे बोला, अकेली नहीं है वो, इसलिए तो डर है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं समझ चुका था, ये सिर्फ रास्ते का भूत नहीं, ये मेरी बीवी की जिंदगी से भी खेल रहा है। अचानक ट्रक अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। थक 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 केबिन का दरवाजा जोर से बजने लगा। रमेश चीखा, कौन है बे? कौन है अंदर? बूढ़ा चिल्लाया, पीछे मत जाओ, मत पास जाना। लेकिन रमेश अपने आप को रोक नहीं पाया। वो ट्रक के करीब गया और खिड़की में झांकने की कोशिश की। मैंने घबरा कर उसे पीछे खींचा। रमेश, पागल मत बन, मत देख अंदर। पर उसने धीरे से कहा, भैया, अंदर कोई रो रहा है, मेरा गला सूख गया। कौन? रमेश ने कांपते हुए कहा, ऐसी आवाज जैसे भाभी रो रही हों। मेरी सांस रुक गई। मैंने झटके से खिड़की में झांकने की कोशिश की, और उसी पल अंदर से अचानक एक छोटी जैसी चीज तेजी से बाहर झटकी और मेरे चेहरे से 1 इंच दूर हवा को चीरती हुई निकली। मैं पीछे गिर गया। रमेश चीखा, भैया, बाल थे वो, लंबे काले बाल। मैं घबरा गया। ट्रक में कोई है, बूढ़ा चिल्लाया। वो तुम लोगों को अंदर खींचना चाहती है। ट्रक को अभी मत छुओ। लेकिन तभी
ट्रक के हॉर्न ने अपने आप बजना शुरू कर दिया। पाह, आह, पाह, आह, लगातार, तेज, जैसे कोई अंदर बैठकर पूरी ताकत से दबा रहा हो। हम तीनों कान बंद करके खड़े रह गए। आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरे ढाबे की खिड़कियां हिलने लगीं। रमेश डरते डरते बोला, भैया, अगर ये चीज ट्रक में चढ़ गई है तो हम कैसे निकलेंगे? मैंने धीरे से कहा, रमेश, शायद ये मुझे लेने आई है, क्योंकि ये नाजिया को भी सताने लगी है। रमेश ने गुस्से में बोला, आप कुछ भी हो जाए, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। किसी भूत में इतनी हिम्मत नहीं कि समीर भैया को छू ले। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। डर के माहौल में भी रमेश ने जो कहा, उसने मुझे संभाल लिया। लेकिन तभी ट्रक के अंदर से एक औरत की चिल्लाहट गूंजी, समीरर, आओ। वो आवाज वो आवाज नाजिया की थी। मेरी रगों में खून ठंडा पड़ गया। मैं बेकाबू होकर ट्रक की तरफ दौड़ा। नाजिया, मैं आ रहा हूं। रमेश मुझे पकड़ पकड़ कर रोक रहा था। भैया मत जाइए, वो भाभी नहीं है। वो भाभी की आवाज में बात कर रही है। लेकिन उस पल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बीवी पुकार रही थी, या कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने दरवाजा पकड़कर झटके से खींचा। दरवाजा खुला नहीं। मैंने फिर पूरा जोर लगाया, और जैसे ही दरवाजा खुलने ही वाला था, अंदर से एक हाथ बाहर आया, काला, दुबला और नाखून बेहद लंबे। वो हाथ मेरी कलाई पकड़ने ही वाला था कि रमेश ने पीछे से खींचकर मुझे जमीन पर गिरा दिया। वो हाथ दरवाजे पर लगा और फिर अचानक अंधेरे में गायब हो गया। मैं हांफते हुए जमीन पर बैठा था। रमेश मेरे सामने खड़ा था, कांपते हुए, लेकिन हिम्मत से। वह बोला, भैया, ये ट्रिप अब सिर्फ माल पहुंचाने की नहीं है। ये किसी के मरने या बचने की लड़ाई बन चुकी है। मैंने डर और पसीने में डूबे चेहरे से पूछा, रमेश, अब हम क्या करेंगे? रमेश ने मेरी आंखों में गहरी नजर डालकर कहा, अब असली सफर शुरू होगा भैया, और वो सफर हमें आपकी भाभी तक ले जाएगा, या फिर उस औरत तक। मैं जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज कि मानो छाती तोड़कर बाहर निकल जाएगी। ट्रक की खिड़की पर अभी भी काली धुंध के निशान थे। रात की ठंड हवा को संभालना मुश्किल कर रही थी, लेकिन मेरे शरीर पर पसीना टपक रहा था। रमेश मेरे हाथ पकड़कर बोला, उठिए भैया, यहां रुकना ठीक नहीं है। ढाबे वाला बूढ़ा भी पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वो चीज अगर अंदर आ गई तो अब वो तुम दोनों को छोड़ने वाली नहीं है। मैं घूरकर बूढ़े से बोला, कौन है वो? कौन है ये औरत? क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मेरी बीवी को क्यों परेशान कर रही है? बूढ़े ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा जैसे कई साल पुरानी कहानी याद कर गया हो। नाम था उसका रामोलिया। उसके होंठ कांप उठे। उसके अपने पति ने ही उसे जंगल में गला घोंटकर मार डाला था। रमेश बोला, लेकिन इसका हमारी भाभी से क्या लेना देना? बूढ़ा बोला, मरने के बाद भी उसकी आत्मा अधूरी थी। वो किसी और औरत की जगह लेना चाहती है। किसी पत्नी की जिंदगी छीन लेना उसका बदला है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मतलब, वो मेरी बीवी की जगह लेना चाहती है? मैं चिल्ला उठा, नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे जान चली जाए। रमेश तुरंत मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ उठाए। भैया, आप पहले दिमाग ठंडा करो। हम यहां बैठे रहेंगे, वो हमें पकड़ लेगी। ढाबे वाला गंभीर स्वर में बोला, अगर सफर पूरा नहीं करोगे तो वो लगातार पीछा करेगी। रात हो चुकी है, और वो रात में सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। मैंने रुककर पूछा, मतलब हमें ट्रक चलाना होगा? बूढ़ा धीरे बोला, हां बेटा, अगर ट्रक रुका रहा तो वो और पास आएगी। चलते रहने में ही जान बचती है। रमेश ने मेरी ओर देखा, भैया, मैं साथ हूं, हम चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने हाथ बढ़ाया, चल रमेश, जो किस्मत में होगा वही होगा। हम ट्रक की तरफ बढ़े, लेकिन मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का तेज झोंका लगा। पेड़ों की शाखाएं अचानक जोर जोर से हिलने लगीं। ढाबे के दोनों बल्ब एक साथ छपक गए, और तभी ट्रक का हॉर्न दोबारा अपने आप बज उठा। पाह, आह, पामा, इतनी तेज कि पूरा ढाबा कांप गया। रमेश डरते हुए बोला, भैया, ये अंदर बैठी है क्या?
मैंने कांपते हुए कहा, इसीलिए तो चलना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें यहीं खत्म कर देगी। हम दोनों धीरे धीरे ट्रक में चढ़े। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा। रमेश मेरे बगल में बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में दहशत थी। इंजन स्टार्ट किया। पहली बार ट्रक ने अपने आप झटका दिया, जैसे किसी ने पीछे से धक्का मारा हो। रमेश बोला, भैया, सीट के नीचे से आवाज आ रही है। मैंने सुना, सीट के नीचे से हल्की सी खरोंच, चक चक चक, जैसे कोई नाखून का इस्तेमाल कर रहा हो। मैं चिल्लाया, रमेश, नीचे मत देखना, सिर आगे रखो। रमेश ने आंखें कसकर बंद कर लीं और सिर झुका लिया। मैंने ट्रक चलाना शुरू किया। ढाबे की आखिरी रोशनी पीछे रह गई। हम अंधेरी सड़क पर थे, जंगल के बीचों बीच। करीब 2 किलोमीटर चले होंगे कि अचानक सड़क पर धुंध उतर आई, इतनी घनी कि हेडलाइट में कुछ भी नहीं दिख रहा था। रमेश घबराकर बोला, भैया, ये धुंध अचानक कहां से आई, जैसे किसी ने सड़कों पर चादर फैला दी हो। धुंध के बीच से एक हल्की सी आकृति दिखी। धीरे धीरे आकार साफ हुआ और मैं जड़ हो गया। सफेद कपड़ों में वही औरत सड़क के बीच खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा, पर ट्रक फिसलने लगा। रमेश चीखा, भैया, 100 संभालो। ट्रक उसका 5 मीटर पहले रुक गया। मैंने सांस रोककर बाहर देखा। वो औरत स्थिर खड़ी थी, चेहरा झुका हुआ, बाल हवा में लहरा रहे थे। धीरे धीरे उसने चेहरा उठाया और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में आकर जमी, खून जैसी लाल, जलती हुई, जिंदा। रमेश कांपते हुए बोला, भैया, गाड़ी मोड़ो, जल्दी। मैं गाड़ी पीछे लेने लगा, लेकिन ट्रक हिला ही नहीं। स्टीयरिंग भारी हो गया, जैसे कोई बाहरी ताकत इसे रोक रही हो। तभी वो औरत धीरे धीरे चलने लगी, ट्रक की तरफ। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसके पांव जमीन से 1 इंच ऊपर थे। वो चल नहीं रही थी, वो तैर रही थी। रमेश रोने लगा, भैया, ये क्या है, हम मर जाएंगे। मैं चिल्लाया, रमेश, आंखें बंद रख। वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल पास थी। वह कांच के सामने आकर रुकी, चेहरा कांच से एकदम सटा लिया। उसके होंठ हिल रहे थे। मेरे फोन में घंटी बजी। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। कॉलर आईडी नाजिया, मैंने फटी आवाज में बोला। हेलो। फोन की दूसरी तरफ वही औरत, पर उसकी आवाज मेरी बीवी की तरह। समीर, घर आ जाओ, मैं अकेली हूं। मैं पागल सा हो गया। कौन है तू? मेरी बीवी को क्या किया? पता। फोन पर हंसी गूंजी, धीमी, खौफनाक। उसकी सांसें बस खत्म होने वाली हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। रमेश, हमें अभी घर जाना है, अभी। रमेश गुर्राया, हां भैया, भाभी को बचाना है। मैंने एक्सीलेटर दबाया। ट्रक आगे बढ़ा और औरत अचानक गायब हो गई। न धुआं, न परछाई, न आवाज, बस हवा भारी हो गई। रमेश हाँफते हुए बोला, भैया, वो चली गई। मैंने फुसफुसाकर कहा, नहीं रमेश, वो हमारे साथ ही चल रही है। ट्रक की छत पर अचानक थक थक थक, किसी के चलने की आवाज। रमेश चीखा, भैया, ऊपर कोई है। मैंने होंठ भींचकर कहा, वो ऊपर नहीं रमेश, वो हमारे ठीक पीछे है। मैंने शीशा देखा और सफेद साया ट्रक के पीछे हवा में तैरता हुआ हमारे साथ साथ चल रहा था। ट्रक के पीछे तैरती वो सफेद आकृति जैसे मेरी सांसें खींच रही थीं। रात की सड़क बिल्कुल खाली, पेड़ों की शाखाएं हवा में चरमराती हुईं और धुंध हमारी हेडलाइट को भी निगलने पर तुली थी। लेकिन सबसे डरावना था वो साया जो लगातार हमारे पीछे उड़ रहा था। रमेश कांपते हुए बोला, भैया, ये इंसान नहीं, ये तो हवा में उड़ रहा है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में धम धम गूंज रही थी। मैंने दांत भींचकर कहा, रमेश, आंखें मत हटाना, ये कब पास आ जाए, कुछ नहीं पता। रमेश कांपती आवाज में बोला, भैया, भाभी को ज्यादा टाइम नहीं होगा। फोन में जो बोली वो सच भी हो सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी रगों में जैसे आग भर गई। मेरी बीवी मर रही है और ये औरत मुझे खेलने का सामान समझ रही है। नहीं, आज चाहे जान चली जाए, मैं उसे बचाए बिना नहीं रुकूंगा। मैंने एक्सीलेटर और दबाया। ट्रक गरजा और तेज भागने लगा। साइड मिरर में देखा, वो साया भी उतनी ही तेजी से बढ़ गया। वो उड़ नहीं रहा था, वो हमसे खेल रहा था। कुछ दूरी आगे जाकर सड़क में एक छोटा पुल आया। चारों ओर घना जंगल
और नीचे गहरी खाई। पुल पार होते ही अचानक धम, ट्रक के ऊपर कुछ भारी चीज गिरी। रमेश चीख पड़ा, भैया! ऊपर चढ़ गई छत गूंज रही थी, जैसे कोई पूरे जोर से भाग रहा हो। थक 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 थक। मैंने घबराकर स्टीयरिंग पकड़ लिया। ट्रक झटके लेने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से ट्रक को दाईं तरफ धकेल रहा हो। रमेश रोने लगा, भैया संभालिए, नीचे खाई है, हम गिर जाएंगे। मैंने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाया और ट्रक को सीधा रखने की कोशिश की। तभी छत से नीचे खिड़की के पास एक चेहरा झुककर दिखा। लंबे उलझे बाल, काला जला हुआ चेहरा और लाल आंखें। वो हम दोनों को ऐसे घूर रही थी जैसे हमें खा जाएगी। रमेश चीखकर सीधा सीट के कोने में दुबक गया। भैया, ये तो बिल्कुल ऊपर लटक रही है। औरत ने खिड़की पर दांत रगड़े, कर्रर कर्रर, जैसे अंदर घुसना चाहती हो। मेरा दम घुटने लगा। मैंने गैस पूरी दबा दी। ट्रक पुल से पार होते ही धप, वो औरत ट्रक से गिर गई या खुद कूद गई, पता नहीं। रमेश ने कांपते हुए पूछा, भैया गई क्या? मैंने शीशे में देखा, वो नजर नहीं आ रही थी। लेकिन मेरा डर कम नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी चीजें गायब नहीं होती, छिप जाती हैं। हम करीब 5 किलोमीटर आगे आए ही थे कि अचानक मेरी बीवी का नंबर फिर चमका। दिल दहक उठा। मैंने फोन उठाया। हेलो नाजिया, बोलो बोलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक शांत। फिर समीर। ये आवाज मेरी बीवी जैसी थी, पर उसकी सांसें भारी थीं, जैसे कोई गला दबा रहा हो। मैंने घबराकर कहा, नाजिया, तुम ठीक हो? बोलो ना। और तभी फोन पर दो आवाजें सुनाई दीं, एक बीवी की और उसके ऊपर वही डरावनी औरत की, दोनों एक साथ। समीर, मैं जा रही हूं। समीर, वो मेरे साथ है। रमेश ने घूर कर पूछा, भैया क्या कहा उसने? मैं चिल्लाया, वो वो नाजिया के पास है, वो घर पर है रमेश। रमेश की आंखें भर आईं। भैया, फिर देर नहीं करनी चाहिए। मोड़ आता है, वहीं से अगला रास्ता आपके घर की तरफ जाता है। मैंने ट्रक मोड़ा। डर में भी उम्मीद की एक चिंगारी जली। लेकिन तभी ट्रक में कुछ हुआ। इंजन ने अजीब सी आवाज की, गर्र गर्र, और हेडलाइट अचानक बुझ गई। पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। रमेश कांप कर बोला, भैया ये फिर आ गई क्या? मैंने चाबी घुमाई। ट्रक चालू नहीं हो रहा था। दूर सड़क पर धुंध के बीच एक सफेद परछाई खड़ी दिखी। धीरे धीरे वो हमारी तरफ आने लगी। हर कदम धीमा, पर सीधा हमारी ओर। रमेश डर से कांप रहा था। भैया गाड़ी चालू करो, प्लीज चालू करो। मैंने बार बार चाबी घुमाई। ट्रक घुटने लगा, द्र द्र, पर स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो साया अब करीब था, इतना करीब कि उसकी आंखें चमकने लगीं। मैंने आंखें फैलाकर देखा। ये वही औरत नहीं थी, ये कोई दूसरा साया था। औरत से भी ज्यादा अंधेरा, औरत से भी ज्यादा क्रूर। रमेश चीखा, भैया दो दो हैं। मैंने फिर चाबी घुमाई। धड़ाम! ट्रक अचानक चालू हो गया। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबाया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा और वो साया सड़क के बीच से गायब हो गया। रमेश हांफते हुए बोला, भैया ये खेल नहीं है, ये कोई बड़ा चक्कर है। सिर्फ रामोलिया नहीं है, हम दोनों को कोई और चीज देख रही है। मैंने धीरे धीरे आंखें बंद की और कहा, रमेश अब हमें सिर्फ नाजिया को बचाना है, चाहे रास्ते में कितनी भी मौतें हों। और तभी रात की खामोशी चीरते हुए ट्रक के भीतर गूंजा, वो इंतजार कर रही है। ये आवाज हमारे बीच की खाली सीट से आई थी। मतलब कोई हमारे साथ केबिन के अंदर था। वो इंतजार कर रही है। ये आवाज जैसे किसी ने मेरे सीने में बर्फ का टुकड़ा गाड़ दिया हो। मैं और रमेश दोनों एक साथ उछले। केबिन की हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि मेरी सांस धुंध बनकर सामने दिखने लगी। रमेश घबराकर सीट से पीछे सट गया। उसकी आंखें फैल गईं। भ भैया, ये ये आवाज केबिन अंदर से आई है, उसने कांपते हुए कहा। मैंने गला सूखा हुआ महसूस किया। मेरे हाथ खुद ब खुद स्टीयरिंग कसकर पकड़ चुके थे। मैंने धीरे से फुसफुसाकर कहा, रमेश धीरे धीरे पीछे की तरफ मत देख, वहां कोई हो सकता है। रमेश ने आंखें बंद कर लीं। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। भैया भगवान का नाम लीजिए, जो होगा देखेंगे। मैंने हिम्मत करके सीट के बीच के खाली हिस्से पर नजर डाली। कुछ नहीं दिखा,
बस अंधेरा, लेकिन आवाज आवाज साफ साफ सुनाई दी थी। अचानक सिट सिट सिट, जैसे कोई सांप फुफकार रहा हो। रमेश चीख पड़ा, भैया, कोई मेरे कान के पास से सांस ले रहा है। मैं उछल पड़ा। कहां? रमेश रोने लगा। मेरे बाएं कान के पास किसी की ठंडी सांस लगी। भैया, यहां कोई है। मैं झटके से उसकी तरफ लपका। उसी वक्त टप टप टप, केबिन के ऊपर फिर वही पैरों की चलने की आवाज शुरू हो गई, इस बार पहले से तेज। रमेश डरा हुआ बोला, भैया, ऊपर वही है, वही औरत। लेकिन यह आवाज बिल्कुल अलग थी। यह भारी थी, जैसे कोई बड़ा जानवर चल रहा हो। मैंने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ा। रमेश, ये रामोलिया नहीं है, ये कोई और है। रमेश की सांसें फट रही थीं। दो दो भूत! भैया, हम किस पचड़े में फंस गए? मैंने साइड मिरर देखा। धुंध के बीच कुछ बड़ा सा चल रहा था, काले धुएं जैसा शरीर। कोई चेहरा नहीं, कोई रूप नहीं, बस अंधेरा। मैंने हिलते होठों से कहा, रमेश, ये इंसान की आत्मा नहीं, ये कोई छाया है। रमेश लगभग कराहते हुए बोला, भैया, कोई क्यों हमारे पीछे पड़ा है? हमने किसका क्या बिगाड़ा? मैंने दर्द से सिर पकड़ लिया, क्योंकि हम उसके रास्ते से गुजरे हैं और वो नाजिया के पास पहुंच चुकी है। अचानक थक, एक जोरदार चोट केबिन के ठीक पीछे लगी, ऐसी जैसे किसी ने मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया हो। रमेश कांपते हुए बोला, भैया, ये तो जैसे अंदर घुसने की कोशिश है। मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। ट्रक की गड़गड़ाहट रात को चीर रही थी, लेकिन आवाजें रुकने वाली नहीं थीं। एक और चोट, धड़ाम! ट्रक का पिछला हिस्सा कांप गया। मैंने दहशत में शीशा देखा। एक अंधेरी काली आकृति ट्रक से चिपकी हुई थी। उसके हाथ लंबे, टेढ़े, जैसे पशु के नाखून। रमेश ने यह देखते ही भगवान का नाम लिया। जय हनुमान, जय बजरंगबली। काली आकृति और जोर से ट्रक पर चढ़ने लगी। उसकी सांस भट्टी जैसी भारी थी। हर सांस के साथ कांच पर धुंध फैल रही थी। मैं चिल्लाया, रमेश, कोई मंत्र पढ़, कुछ भी पढ़। रमेश कांपते हुए जोर से चिल्लाया, AUM नमः शिवाय। जैसे ही उसने तीसरी बार कहा, काली आकृति अचानक पीछे की तरफ उछली और धुंध में गायब हो गई। मुझे समझ नहीं आया वो मंत्र का असर था या कोई और बात, लेकिन वो आकृति अब ट्रक पर नहीं थी। रमेश हाँफ रहा था। भैया, मैं बच गया क्या? मैंने कमजोर आवाज में कहा, अभी नहीं, अभी असली मुसीबत बाकी है। हम मुश्किल से 5 किलोमीटर भी नहीं चले थे कि अचानक मोबाइल फिर बजा। कॉलर नाजिया। रमेश ने डर में मेरी ओर देखा। भैया, मत उठाओ, मत उठाओ, ये भाभी की आवाज नहीं है। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो नाजिया, बोलो। दूसरी तरफ से धीमी सी सिसकी आई, फिर बीवी की कमजोर आवाज, समीर, मैं अकेली नहीं हूं। रमेश फुसफुसाया, भैया, ये भाभी ही हैं, ये आवाज असली है। मैंने घबरा कर कहा, नाजिया, मैं आ रहा हूं, बस 40 किलोमीटर दूर हूं। तुम दरवाजा मत खोलना, कोई आए तो मत खोलना। लेकिन दूसरी तरफ वही दूसरी आवाज भी घुल गई, समीर, देर हो गई। और फोन कट गया। रमेश ने मेरे हाथ थाम लिए। भैया, इसका मतलब भाभी को वो औरत पकड़ चुकी है। मेरी आंखों से आंसू गिर गए। मैंने गाड़ी की स्पीड पूरा कर दिया। दिल में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह नाजिया को बचाना है। लेकिन तभी सड़क पर अचानक चारों तरफ घना धुआं उठने लगा, इतना कि हेडलाइट पूरी तरह गायब हो गई। रमेश कांपता हुआ बोला, भैया, दिख नहीं रहा, गाड़ी रोक दें? मैंने गर्दन हिलाई। रमेश, गाड़ी रुकी तो हम मर जाएंगे। और ठीक उसी पल घुप धुएं में से एक चेहरा उभरा, सफेद साड़ी वाली औरत, रामोलिया। वो हमारे ठीक सामने खड़ी थी। चेहरा जला हुआ, आंखें लाल, बाल जमीन तक लटके हुए, और वो मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे, धीरे धीरे, जैसे कह रही हो, अब खेल खत्म। रमेश चीख उठा, भैया, गाड़ी मोड़ो। मैंने बेतहाशा स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक तिरछा फिसला और सड़क से हटकर जंगल की ओर मुड़ गया। पेड़ों की शाखाएं ट्रक से टकराती रहीं। थक 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 थक, मैंने चिल्लाया, रमेश, पकड़, गिर मत जाना। ट्रक धड़ाम से एक बड़े पेड़ से टकराया और रुक गया। हम दोनों सीटों से उछलकर आगे गिर पड़े। कांच टूट गया। सड़क की लाइट गायब। हर तरफ जंगल की कड़कती आवाजें। और ट्रक के ठीक सामने
अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखाई दीं। पहले एक औरत थी, अब कोई और भी था। ट्रक पेड़ से टकराकर रुक चुका था। कांच टूट चुका था। घुप अंधेरा, सिर्फ टूटे शीशे से आती हल्की सी चांदनी। रमेश और मैं दोनों जमीन पर गिरे थे, कान अब भी उस धमाके से सुन्न। लेकिन ये सब अभी डर का असली हिस्सा नहीं था। असली डर था वो दो लाल आंखें जो धीरे धीरे अंधेरे में चमक रही थीं। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, भैया, ये क्या है? मैंने निगलते हुए कहा, एक और है रमेश। वो औरत अकेली नहीं थी। रमेश की आंखें फैल गईं। मतलब दो दो भूत? नहीं रमेश, मैंने घुटते गले से कहा, ये भूत नहीं, ये कुछ और है। अचानक अंधेरा हल्का सा हिला और पेड़ की छाया में से एक काली आकृति बाहर निकली। उसका शरीर इंसानी नहीं था, ऊंचा, दुबला, हड्डियां चमक रही थीं और हाथ बेहद लंबे। उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी और नाखून बेहद नुकीले थे। रमेश पीछे हटते हुए बोला, भैया, ये तो ये तो इंसान भी नहीं, ये तो जानवर भी नहीं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। रमेश, भागना मत, ये हम पर उसी वक्त टूट पड़ेगा। वो आकृति धीरे धीरे आगे आई। हर कदम पर उसके पैरों की आवाज आती, छिर छिर छिर, जैसे सूखे पत्ते घिस रहे हों। और तभी उस आकृति के पीछे एक सफेद परछाई दिखी। वही सफेद साड़ी वाली औरत, रामोलिया। वो पेड़ के पीछे से धीरे धीरे बाहर आई। अब उसकी आंखें लाल नहीं, काली थीं। वो मुस्कुरा रही थी। अंधेरे में उसके दांत हल्के चमक रहे थे। रमेश बुदबुदाया, भैया, वो वो हंस रही है। मैंने महसूस किया, उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, वो चेतावनी थी। वह बोली, समीर, देर हो गई। उसकी आवाज हवा में गूंज गई। मैं चीख पड़ा, मेरी बीवी कहाँ है? नाजिया कहाँ है? रामोलिया कुछ कदम आगे आई। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं, ऐसी थी जैसे धरती पर फिसल रही हो। वह मेरे पास आई और फुसफुसाई, तुम्हारी बीवी बहुत रो रही है। मेरे सीने में आग लग गई। तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है। वो औरत धीरे से मुस्कुराई। नहीं समीर, मैंने उसके कान में कहा कि तुम नहीं आओगे। रमेश गुस्से से कांप उठा। भैया, ये झूठ बोल रही है, भाभी का कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन अचानक काली आकृति ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। ग्रा! उसकी आवाज ने पूरा जंगल हिला दिया। पत्ते कांपने लगे। पेड़ों में बैठे पक्षी उड़ गए। मैं और रमेश दोनों जमीन पर गिर पड़े। कानों में दर्द होने लगा। रमेश चीख पड़ा, भैया, ये क्या है? ये औरत के साथ क्यों है? मैंने हड़बड़ाकर कहा, ये इसका रक्षक है रमेश। ये उसे बचाता है या उसके लिए जीवंतों को पकड़ता है। काली आकृति अब ट्रक के बिल्कुल पास थी। उसके लंबे हाथ खिड़की को छूने वाले थे कि रमेश अचानक खड़ा हुआ। उसने अपनी कमीज का कॉलर पकड़ा, गले से पूजा की माला निकाली और जोर से चिल्लाया, AUM नमः शिवाय। आकृति एक झटके से पीछे हट गई। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। रमेश ने फिर चिल्लाया, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। जंगल की हवा तेज बहने लगी। धुंध उभरने लगी। काली आकृति एक कदम पीछे हटी, पर रामोलिया हंसने लगी। वह बोली, उससे मुझे डर नहीं लगता रमेश, लेकिन तुम दोनों कहीं नहीं जा पाओगे। मैंने हिम्मत करके ट्रक का दरवाजा खोला और चाबी लगाई। इंजन टूटा हुआ था, लेकिन बार बार कोशिश की। एक बार, द्रर्र, दूसरी बार, द्रर्र द्रर्र, तीसरी बार, धड़ाम। इंजन अचानक चल पड़ा। ट्रक गरज उठा। मैं चिल्लाया, रमेश, जल्दी अंदर बैठ। रमेश सीट पर कूदकर बैठा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। काली आकृति ट्रक की तरफ झपटी। हमारे बाएं साइड पर थक की जोरदार चोट मारी। खिड़की टूटने ही वाली थी। मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक आगे बढ़ा और काली आकृति अंधेरे में पीछे गिर गई। रमेश हांफते हुए बोला, भैया, हम बच गए क्या? मैंने सिर हिलाया, नहीं, ये बस शुरुआत है। रमेश बोला, अब कहां चलना है? मैंने सड़क की ओर देखा। घर, नाजिया के पास। अब देर नहीं करनी है। रमेश ने डरते हुए पूछा, लेकिन अगर वो औरत घर पर हो तो? मैंने धीमी आवाज में कहा, तो उसे चाहे जलाना पड़े, मारना पड़े, जो भी करना पड़े, मैं अपनी बीवी को बचाऊंगा। और तभी मेरे फोन में फिर घंटी बजी। कॉलर, नाजिया। रमेश ने डरकर कहा, भैया,
फिर उसी का कॉल है। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो, नाजिया। दूसरी तरफ सिसकियां, बहुत हल्की, जैसे मेरी बीवी सच में रो रही हो। फिर आवाज आई, समीर, जल्दी आओ, मैं यहां अकेली नहीं हूं। फोन कट गया। रमेश सिहर गया। भैया, इसका मतलब? मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और रगड़ती आवाज में कहा, हमें घर पहुंचने से पहले कोई नहीं रोक सकता। ट्रक रात के अंधेरे को चीरता हुआ तेजी से घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन हम नहीं जानते थे, हमारा रास्ता साफ नहीं था। हमारा रास्ता किसी ने पहले ही रोक रखा था। ट्रक रात के अंधेरे को चीरता हुआ घर की ओर भाग रहा था। इंजन गड़गड़ा रहा था, टायर कंकड़ कंकड़ पर फिसल रहे थे। पर मेरे दिल में बस एक ही बात थी, नाजिया को किसी भी कीमत पर बचाना है। रमेश मेरे पास चुप बैठा था, पर उसका डर उसकी सांसों में साफ सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, भैया, घर कितनी दूर है? मैंने सड़क पर नजर रखते हुए कहा, लगभग 30 किलोमीटर। लेकिन ये 30 किलोमीटर जान ले सकते हैं। रमेश ने गर्दन झुकाई। भाई, मैं डरा हुआ हूं, पर भाभी को हम कुछ नहीं होने देंगे। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर जरूर था, पर उसके अंदर किसी की जान बचाने की सच्ची इच्छा भी थी। मैंने कहा, रमेश, तू साथ है ना, तो मैं हारूंगा नहीं। रमेश ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तभी सड़क के किनारे खड़े पेड़ एक झटके से हिलने लगे, जैसे कोई भारी चीज उन पर चढ़ी हो। पहले एक पेड़, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रमेश घबरा गया। भैया, हवा में इतनी ताकत कहां से आ गई? ये क्या हो रहा है? मैंने पहाड़ों से आती हवा सुनी, पर उसमें एक अजीब धुन थी, जैसे किसी ने दुख भरा गीत गाया हो। फिर सड़क के बीच धुंध तीखी बनकर उभरने लगी। मैंने आंखें सिकोड़कर देखा। धुंध के भीतर किसी के पांव थे। धीरे धीरे धुंध हटने लगी और वहां खड़ी थी रामोलिया। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें खोखली, होंठ नीले और सूखे, और उसके सीने पर गहरे खरोंच के निशान। वो इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। रमेश कांप गया। भैया, ये फिर आ गई। वह हमारी तरफ नहीं देख रही थी। उसका चेहरा सड़क की दूसरी ओर था, लेकिन जैसे ही हमारा ट्रक उसके करीब आया, उसका सिर धीरे 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 180 डिग्री घूम गया। उसकी लाल आंखें सीधे हमारी आंखों से टकराईं। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। रमेश सीट पकड़कर चिल्लाया, भैया, पीछे जाओ, पीछे जाओ। मैंने गियर रिवर्स में डाला, लेकिन उसी पल ट्रक के पीछे किसी ने जोरदार चोट मारी। धड़ाम! पूरा ट्रक हिल गया। पीछे से धुएं की मोटी लहर उठी। रमेश ने खिड़की से देखा। भैया, काला साया फिर आ गया। ये वही है, वही बड़ा। मैंने मिरर में देखा। वही काली छाया, लंबी, बेजुबान, अंधेरे में जलती हुई आंखें। हम दोनों के बीच में फंस गए थे। आगे रामोलिया, पीछे काली छाया। मैंने धीरे से कहा, यह हमें घर तक नहीं जाने देंगे। रमेश डर में बोला, तो क्या करें भैया? मैंने गहरी सांस ली। अब बात भाग नहीं, अब लड़ना पड़ेगा रमेश। और तभी रामोलिया सड़क के बीचों बीच घूमते हुए हमारी ओर बढ़ने लगी। खून जैसा काला धुआं उसके पैरों से निकल रहा था। रमेश कांपते हुए मंत्र पढ़ने लगा, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। लेकिन रामोलिया रुकी नहीं। वह ट्रक के बिल्कुल पास आ गई। बाल कांच पर लगे, उसकी आंखें कांच से कुछ इंच दूर थीं। वह फुसफुसाई, समीर, तेरी बीवी का शरीर बहुत नाजुक है। मेरे खून खौल गया। तूने मेरी बीवी को छुआ तो हाथ तोड़ दूंगा। रामोलिया ठंडी हंसी हंसी, छुआ नहीं, मेरी परछाई उसके अंदर है। और उसके होठों पर दांत चमकने लगे। रमेश ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, ये तो भाभी को पकड़ चुकी है। मैंने गुस्से में चिल्लाया। रमेश, ट्रक में नीचे वाली लाल टॉर्च उठा, जल्दी। रमेश ने कांपते हुए टॉर्च उठाई। मैंने साइड मिरर के सामने टॉर्च की रोशनी मार दी। जैसे ही लाल रोशनी रामोलिया के चेहरे पर पड़ी, वो उछलकर पीछे हट गई और दर्द से चीखने लगी। आ! उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा। रमेश चौंक गया। भैया, लाल रोशनी से इसे जलन हो रही है। मैंने तुरंत ट्रक आगे बढ़ाया। रामोलिया सड़क से पीछे हट गई। काली छाया भी धुंध में घुस गई।
रमेश चिल्लाया, भैया, ये लाल टॉर्च कैसे काम कर गई? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे इन्हें दूर रखा जा सकता है। रमेश बोला, भैया, अब तो भाभी को बचा सकते हैं, है ना? मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ रमेश, पर घर तक पहुंच पाना ही सबसे मुश्किल है। हमने टॉर्च को सामने रखकर फिर गाड़ी बढ़ाई, लेकिन मैं जानता था, ये सिर्फ एक छोटी जीत है। असल लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़े, सड़क अचानक बदलने लगी। पेड़ अलग आकार के दिखने लगे, पगडंडी काली पड़ने लगी, सड़क की लाइनें गायब हो गईं, और दूर सड़क के बीच हवा में लटकती एक आदमी की परछाई दिखी। ये कोई सामान्य रास्ता नहीं था, हमें असली दुनिया से हटाकर उनकी दुनिया में खींचा जा रहा था। सड़क बदल चुकी थी। सामने हेडलाइट की रोशनी में जो रास्ता दिख रहा था, वह मेरे गांव के रास्ते जैसा बिल्कुल नहीं था। पेड़ों के तने टेढ़े मेढ़े होकर मानो एक दूसरे पर झुक रहे थे। कहीं जड़ें बाहर निकली थीं, कहीं धुंध जमीन से उठती दिखाई दे रही थी। रमेश ने गला सुखाकर पूछा, भैया, ये कौन सा रास्ता है? हम तो सीधी हाईवे पर थे। मैंने स्टीयरिंग पकड़े पकड़े कहा, रमेश, ये सड़क असली नहीं है, हमें खींचकर दूसरी दुनिया में ले जाया जा रहा है। रमेश की रीढ़ तक कंपकंपी दौड़ गई। वह जल्दी जल्दी प्रार्थना करने लगा, जय हनुमान, जय हनुमान। लेकिन सड़क आगे और अजीब होती गई। अचानक हमारी हेडलाइट के सामने एक हवा में लटकती परछाई दिखी। एक इंसान, कपड़े फटे हुए, चेहरा काला, शरीर जमीन से 2 फीट ऊपर झूल रहा था। उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी। रमेश ने चिल्लाकर कहा, भैया, ब्रेक मारो। मैंने ट्रक रोक दिया। वे आदमी के पांव हवा में हिल रहे थे, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लगभग 10 सेकंड बाद वह झटके से हमारे सामने आ गिरा। थम। रमेश डरा हुआ पीछे हट गया। भैया, ये क्या गिरा? मैं स्टीयरिंग छोड़कर खिड़की से झांकने लगा। वह आदमी जमीन पर गिरते ही धीरे धीरे उठने लगा, लेकिन उठने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था। उसके हाथ पांव टेढ़े होकर कुत्ते की तरह मुड़ते गए, चेहरा उल्टा लटकता हुआ। एक अजीब सी आवाज, खक 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 खक। मेरी सांसें जम गईं। वह हमारे ट्रक की ओर चारों हाथ पांव पर दौड़ने लगा। हीडर हीडर हीडर, रमेश चिल्लाया, भैया, गाड़ी निकालो, निकालो। मैंने फौरन गाड़ी आगे बढ़ाई। इंजन गुर्राया और हम उस आदमी जैसे साए को कुचलते हुए आगे निकल गए। लेकिन पीछे से आवाज आई, रुको, समीर। मैंने रोंगटे खड़े होते हुए ब्रेक दबाया। रमेश, क्या तूने सुना? रमेश कांपते हुए बोला, हां भैया, उसने आपका नाम लिया। मैंने गला पकड़ते हुए कहा, यह सब किसी भी साधारण आत्मा का काम नहीं, कोई बहुत ताकतवर चीज हमारे पीछे है। रमेश डरते डरते बोला, भाभी खतरे में हैं भैया, बहुत बड़े खतरे में। मैंने आंखें बंद की और ट्रक आगे बढ़ा दिया। हम कुछ ही दूरी आगे पहुंचे थे कि हवा अचानक बहुत भारी हो गई। ट्रक के शीशे पर धुंध जमने लगी। अंदर ठंड इतना बढ़ गया कि हम दोनों की सांसें सफेद दिखाई देने लगीं। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। रमेश, कुछ होने वाला है, तैयार रह। और ठीक उसी वक्त हेडलाइट के सामने एक साया दिखा, लेकिन यह पहले जैसा नहीं था। यह साया धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जैसे दूर नहीं, ट्रक के बिल्कुल पास खड़ा हो। रमेश चीखा, भैया, वो ट्रक के सामने है। मैंने हेडलाइट की पूरी रोशनी उस पर डाली और मैं जम गया। साया इंसान का नहीं था। उसके 4 हाथ थे और हर हाथ में बड़े बड़े नाखून। उसका शरीर धुएं से बना हुआ, पर नाखून बिल्कुल असली। वह आगे झुका और उसकी आंखें सुलगने लगीं। मेरी कनपटी फटने लगी। इतना डर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। रमेश हिलते होठों से बोला, भैया, ये ये क्या है? ये भूत है या कोई दूसरा ही राक्षस? मैंने धीरे से कहा, ये रामोलिया का रखवाला है, वही काली छाया, पर इसका असली रूप। साया ट्रक के बिल्कुल सामने आ गया। उसके नाखून जमीन पर घिसे, छर्रर्रर्र, और फिर उसने हमारी ओर दौड़ लगाई। रमेश चिल्लाया, भैया, गाड़ी बचाओ। मैंने एक्सीलेटर पूरा दबाया। ट्रक दहाड़ा और साया से टकराया, लेकिन टक्कर लगते ही ट्रक के अंदर सन्नाटा छा गया। साया बुरी तरह छिटक कर पेड़ों के बीच गिरा। कुछ पल
हम दोनों चुप रहे। ट्रक हिल रहा था, इंजन गर्म हो रहा था। फिर रमेश ने धीमी आवाज में पूछा, भैया, मरेगा क्या वो? मैंने फौरन जवाब दिया, नहीं रमेश, वो अब और ज्यादा गुस्से में वापस आएगा। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन हमारे सामने अब सड़क ही नहीं थी। सड़क की जगह एक काला कुआं सा दिख रहा था, गहरा, सीधा, और उसके भीतर कुछ हिल रहा था। रमेश चीख पड़ा, भैया, ब्रेक मारो, वहां सड़क नहीं है। लेकिन ट्रक फिसलने लगा। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक सीधे उसी काले गड्ढे की ओर जा रहा था, और उस काले गड्ढे से एक सफेद हाथ बाहर निकला, लंबा, गंदा और पुराना। वह हाथ ट्रक को पकड़ने के लिए तैयार था। मैं चिल्लाया, रमेश, कसकर पकड़, ये आखिरी पल हो सकता है। ट्रक हवा में उछला और गड्ढे में गिरने ही वाला था कि अचानक लाल रोशनी ट्रक पर पड़ी और सब थम गया। हम हवा में लटके हुए थे और गड्ढे के ऊपर एक लाल रोशनी चमक रही थी। कौन था वह? कोई इंसान या कोई और शक्ति? ट्रक हवा में अटका हुआ था। नीचे काला कुआं, इतना गहरा कि ऐसा लग रहा था मानो उसकी तलहटी में कोई दुनिया ही नहीं। और ऊपर, हमारी ही केबिन के ऊपर से लाल रोशनी चमकती जा रही थी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। रमेश मेरे बगल में कांप रहा था। उसने सीट को ऐसे पकड़ रखा था जैसे जान उसी से बंधी हो। भैया, वह कांपती आवाज में बोला, ये रोशनी कौन कर रहा है? मैंने नीचे नहीं देखा। देखता तो मौत ही दिखती। मैंने ऊपर की तरफ झांका, पर ऊपर कोई इंसानी आकृति नहीं दिख रही थी। सिर्फ एक छोटा गोल लाल गोला जो हवा में तैर रहा था। ट्रक की पूरी बॉडी उस लाल गोले की तरफ खींचने लगी, जैसे किसी ने ट्रक को धागे से ऊपर बांध दिया हो। रमेश ने डर कर मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। क्या कोई देवता हमें बचा रहा है? मैंने सिर हिलाया। नहीं रमेश, ये देवता की रोशनी नहीं, ये कुछ और है। अचानक लाल गोला तेजी से घूमने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर आग भड़का दी हो। ट्रक हिलने लगा, बाएं, दाएं, फिर ऊपर। नीचे काला कुआं हमें निगलने के लिए मुंह फैलाए इंतजार कर रहा था, और लाल रोशनी हमें ऊपर खींच रही थी। रमेश चीखा, भैया, कुछ करो, हम ऊपर चढ़ जाएंगे, ट्रक टूट जाएगा। मैंने स्टीयरिंग पकड़कर नीचे धक्का दिया, जैसे मैं ट्रक को वापस जमीन पर खींच रहा था। इंजन गरजने लगा, टायर हवा में घूमने लगे, और तभी लाल गोला अचानक दो हिस्सों में फट गया। दो आवाजें एक साथ गूंजी, समीर, समीर। ये आवाजें मेरी नसों में डर को पिघलाकर सीधा दिल में डाल रही थीं। कान जैसे बंद हो गए, सब कुछ धुंधला सा। रमेश ने डर में चिल्लाकर कहा, भैया, दो आवाजें, दो। मैं हकलाकर बोला, एक रामोलिया की है, दूसरी कोई और। अचानक लाल रोशनी पूरी तरह बुझ गई और ट्रक सीधे नीचे गिरने लगा। हम दोनों की चीखें एक साथ निकलीं, भैया! रमेश पकड़! ट्रक हवा में गिर रहा था, कुछ सेकंड का फ्री फॉल, इतना भयानक कि पूरे शरीर का खून जम गया। लेकिन हम नीचे काले कुएं में नहीं गिरे। कुआं अचानक गायब हो गया। उसकी जगह फिर से सड़क दिखाई देने लगी। ट्रक धड़ाम से सड़क पर गिरा, दोनों टायर फट गए। केबिन झटके से दाईं तरफ झुक गया। मैं आगे की तरफ उछलकर स्टीयरिंग से जा टकराया। रमेश भी सीट से उछलकर खिड़की पर जा लगा। कुछ पल हम दोनों कुछ सुन नहीं पा रहे थे। सिर में भनभनाहट हो रही थी। सब कुछ तैरता हुआ। धीरे धीरे आवाजें लौटने लगीं। सबसे पहले रमेश की टूटी फूटी आवाज, भैया, जिंदा हैं क्या? मैंने आंखें खोली। सब कुछ धुंधला सा था। हाँ रमेश, शायद हम बच गए। लेकिन फिर हम दोनों ने एक साथ सुना, कख खख खख खख। वो सूखी डरावनी हंसी जो हमारी रूह तक को काट रही थी। रमेश कांप कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। भैया, वो वापस आ गई क्या? मैंने शीशे से बाहर देखा। सड़क पर धुंध फैल रही थी, लेकिन धुंध के बीच एक आकृति खड़ी थी। धुंध उसके पैरों को ढंक रही थी। उसका शरीर पिचक कर पतला हो चुका था, चेहरा जला हुआ, बाल उलझे हुए, और चारों ओर हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वो रामोलिया थी, लेकिन इस बार उसके पीछे पहले दिखा काला साया भी था। लाल आंखों वाला राक्षसी साया धीरे धीरे उसके पीछे उठ खड़ा हुआ। दोनों की आंखें सीधे हमारी ओर टिकी थीं। फिर रामोलिया ने गहरी आवाज में कहा,
समीर, अब घर मत जा, क्योंकि घर में तुम्हारे लिए कोई जीवित नहीं बचा है। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मेरी सांसें भारी हो गईं। मैंने कांपते होठों से पूछा, क किसको? क्या किया तूने? रामोलिया मुस्कुराई। तुम्हारी बीवी अब मेरी है। रमेश मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भैया, हम अभी भी घर पहुंच सकते हैं। ये डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी मेरे फोन की स्क्रीन जली। कॉलर, नाजिया। रमेश फुसफुसाया, भैया, ये फिर आ गया। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया। "ह- हेलो।" मेरी आवाज टूट रही थी। दूसरी तरफ बहुत हल्की, बहुत धीमी, सिसकियों में डूबी आवाज। समीर, मुझे बचा लो, मैंने चीख कर कहा। नाजिया, मैं आ रहा हूं, बस 10 मिनट दूर हूं। फिर अचानक लाइन पर एक और आवाज, तब तक वो जिंदा रहेगी, ये मैं नहीं चाहती। और फोन कट। रमेश और मैं दोनों स्तब्ध। रामोलिया आगे बढ़ने लगी, काला साया भी उसके साथ। हमारा ट्रक टूटा हुआ था, टायर फटे, गाड़ी झुकी हुई। रमेश चिल्लाया, भैया, ये तो चलने लायक भी नहीं है। अब कैसे जाएंगे भाभी तक? मैंने दांत भींचकर कहा, पैदल भी जाना पड़े तो जाएंगे रमेश, नाजिया को मरने नहीं दूंगा। मैंने ट्रक से बाहर उतरने को दरवाजा खोला, और जैसे ही बाहर पैर रखा, मेरे सामने सड़क पर एक लाल चूड़ी पड़ी थी। वो चूड़ी मेरी बीवी की थी, और वो टूटी हुई थी। सड़क पर पड़ी लाल टूटी चूड़ी देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे दिल को किसी ने हाथ से मसल दिया हो। ये वही चूड़ी थी जो मैंने नाजिया को शादी की सालगिरह पर दी थी। वो इसे कभी नहीं उतारती थी। रमेश भी उसे देखकर पत्थर बन गया। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, ये कैसे यहां आई? भाभी तो घर पर है ना? मैंने चूड़ी उठाई। उस पर खून के कतरे लगे थे। खून सूख चुका था। मेरा गला बंद हो गया। रमेश, इसका मतलब वो नाजिया के पास पहुंच चुकी है। रमेश हड़बड़ा गया। भैया, फिर तो देर नहीं करनी चाहिए। अभी अभी घर की तरफ निकलते हैं। मैंने टूटी गाड़ी की तरफ देखा। ट्रक का अगला पहिया पूरी तरह जमीन पर चिपक गया था। 2 टायर फट गए थे। इंजन धुआं छोड़ रहा था। ये ट्रक अब नहीं चल सकता था। रमेश समझ गया। उसकी आवाज फटी हुई थी, भैया, अब पैदल ही जाना पड़ेगा। मैंने बिना कुछ कहे अपनी जेब से फोन निकाला और गूगल मैप खोला। सड़क टूटी, धुंध भारी और नेटवर्क कमजोर। फिर भी मैप ने दूरी दिखाई, 9 किलोमीटर। रमेश ने घबराकर पूछा, भैया, 9 किलोमीटर? और ये रात, ये जंगल? मैंने आंखें लाल करते हुए कहा, रमेश, चाहे 90 किलोमीटर भी होते, मैं फिर भी जाता। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। रामोलिया कुछ दूर खड़ी धीमी लंबी हंसी हंस रही थी। उसके पीछे काला राक्षसी साया धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उनकी आंखें बिल्कुल हमारे ऊपर टिकी हुई थीं। रमेश मेरे करीब आ खड़ा हुआ। भैया, ये हमारे पैदल उतरते ही हमला करेगी। मैंने टूटी चूड़ी मुट्ठी में दबाई। लड़ेंगे, यही नहीं, घर तक लड़ेंगे। हम दोनों सड़क पर उतरकर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। रात का अंधेरा हमारे चारों तरफ चिपकता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में हवा अजीब तरीके से ठंडी होने लगी, जैसे कोई हमारे बिल्कुल करीब चल रहा हो। रमेश फुसफुसाया, भैया, कोई पीछे है। मैंने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं जानता था कि पलटना मौत को बुलाना है, लेकिन फिर भी सड़क पर धीरे धीरे जमीन पर कुछ खिसकने की आवाज गूंजी। "स्स, स्स, स्स।" रमेश ने रोते हुए कहा, भैया, पीछे कुछ रेंग रहा है। मैंने साहस करके कहा, मत मुड़ना रमेश, बस मत मुड़ना। लेकिन आवाज बढ़ती गई, जैसे कोई लंबी चीज सड़क पर चलकर हमारे पीछे आ रही हो। और अचानक हमारे पैरों के पास कुछ गिरा। रमेश चिल्ला उठा, भैया, सांप! मैं नीचे झुका और मेरी सांसें अटक गईं। वह सांप नहीं था, वह मानव की उंगलियों जैसा कोई गंदा, काला मुड़ा हुआ टुकड़ा था, जैसे किसी के कटे हाथ का टुकड़ा। रमेश डर के मारे जमीन पर बैठ गया। भैया, ये लोग हमें मार देंगे, हम बचेंगे नहीं। मैंने उसे पकड़ा, चीख कर कहा, रमेश, अगर तू टूट गया तो मेरी बीवी मर जाएगी, उठ, चल। वह उठ गया, कांपते हुए। हम कुछ दूरी आगे गए, तभी सड़क के बीच एक पुराना चूल्हा दिखा, जिस पर हल्की आग बुझ-बुझ कर चमक रही थी। उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा छुपा हुआ था।
लंबे बाल जमीन पर फैले हुए, कपड़े मैले। मैंने रुक कर कहा, कौन है? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें धंसी हुई, होंठ कटे हुए, और उसके सामने मेरी बीवी का दुपट्टा पड़ा था। रमेश दहशत में पीछे हट गया। भैया, ये भाभी का दुपट्टा। मैं कांप गया। ये यहां कैसे आया? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसके दांत काले थे। वह बोली, आ गई है, वो तेरे घर पहुंच चुकी है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। कौन पहुंच चुकी है? रामोलिया? बूढ़ी ने धीरे से सिर हिलाया। वो नहीं, उसका मालिक। रमेश की सांस रुक गई। खी, क्या मतलब? उसका मालिक? औरत ने अंगारे में लकड़ी डाली, लपट उठी, और लपट में एक चेहरा उभरा। काला, लंबे सींगों वाला, पूरी तरह धुएं से बना हुआ। औरत बोली, रामोलिया सिर्फ नौकर है। वास्तविक मौत सबसे अंत में आती है। रमेश चीख उठा, भैया भागो! हम दोनों दौड़े, पूरी ताकत से। पीछे से औरत चिल्लाई, जल्दी कर समीर, तेरी बीवी की सांसें खत्म हो रही हैं। और सड़क पर एक पल के लिए सारी आवाजें बंद हो गईं। फिर किसी बच्चे की चीख गूंजी, अम्मी! वह मेरे बेटे की आवाज थी। मेरे पैरों से जान निकल गई। अब यह सिर्फ नाजिया नहीं थी, मेरा बच्चा भी खतरे में था। मेरे कानों में गूंजती वह चीख, अम्मी ई! ने मेरे पैरों से ताकत खींच ली। वह मेरे बेटे की चीख थी, मेरे अपने बच्चे की, उस मासूम की जो कभी तेज बोलता भी नहीं था। मैं वहीं सड़क पर रुक गया। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। रमेश भी जम गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, होंठ कांपने लगे। वह धीरे से बोला, भैया, ये ये तो बच्चे की आवाज है। मैं बुरी तरह कांप गया। रमेश, मेरे बेटे की है, मेरे बच्चे की, वो भी खतरे में है। रमेश के गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी। वह सिर्फ सिर हिलाता रहा। भैया, जल्दी, जल्दी, नहीं तो देर हो जाएगी। मैंने टूटी चूड़ी अपनी मुट्ठी में दबाई और जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ने लगा। रात की सड़क मेरे पैरों के नीचे कांप रही थी। कभी पेड़ों की परछाई मेरे दाएं आती, कभी हवा मेरे कानों में कुछ फुसफुसाती, पर मैं रुका नहीं। रमेश मेरे ठीक पीछे भाग रहा था और अपनी पूरी ताकत से फुसफुसा रहा था, जय हनुमान, जय हनुमान। कुछ मिनट की दौड़ के बाद सड़क एक छोटे मोड़ पर खत्म होने लगी और वहां से एक तंग पगडंडी शुरू हो गई। मैं हांफते हुए बोला, रमेश, यही रास्ता हमारे गांव जाता है। आखिरी हिस्सा सिर्फ 2 किलोमीटर। रमेश ने झुककर घुटने पकड़े। भैया, बस पहुंच जाए, बस भाभी और बच्चे को बचा लें। मैं बोलने ही वाला था कि अचानक जोरदार हंसी जंगल में गूंजी। ख ख ख ख ख। यह आवाज रामोलिया की नहीं थी। यह और भी गहरी, भयानक, भारी आवाज थी, जैसे धरती के अंदर से निकली हो। रमेश घबरा कर बोला, भैया, ये काली छाया की आवाज है। मैंने सिर हिलाया। नहीं रमेश, ये किसी और की है। उस समय हवा ठंडी नहीं, बिल्कुल बर्फ जैसी हो गई, इतनी कि हमारी सांसें सफेद धुआं बनकर उड़ने लगीं। पेड़ों के पीछे कई आंखें चमकीं, लाल नहीं, पीले रंग की, जैसे किसी जंगली जानवर की। रमेश ने कांपते हुए पूछा, भैया, ये ये सब क्या है? इतने सारे? मैंने अपनी सांस रोक ली। ये रामोलिया के रक्षक हैं, रमेश। वो अकेली नहीं, उसके पीछे और भी हैं। एक पल के लिए चारों तरफ सिर्फ आवाजें होने लगीं, टुक टुक टुक, जैसे लकड़ी पर कोई नाखून रगड़ रहा हो। रमेश ने डर में मेरी कमीज पकड़ ली। भैया, अब तो चारों तरफ से घिर गए। मैंने अपने आंसू रोकते हुए कहा, नहीं रमेश, अभी नहीं। मेरा बच्चा रो रहा है, वो जिंदा है, और वो हमें बुला रहा है। फिर जंगल की गहराई से एक फुसफुसाहट आई, आओ, देर मत करो। यह आवाज नाजिया की थी, पर यह उसकी असली आवाज नहीं, कमजोर, टूटी हुई, जैसे दर्द में चीखने की कोशिश कर रही हो। रमेश ने डरते हुए कहा, भैया, ये आवाज भाभी की है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने दांत भींचकर कहा, मुझे पता है, पर हमें जाना ही पड़ेगा। हम दोनों पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे, कदम भारी, सांसें टूटती हुई। आसपास के पेड़ों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, कभी रोने की, कभी फुसफुसाहट, कभी किसी बच्चे की सूखी हंसी।
और तभी पेड़ के पीछे से एक आकृति बाहर आई। चेहरा इंसान का, पर शरीर पूरी तरह काला, धुआं जैसा। मैं डर के मारे एक कदम पीछे हटा। रमेश मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उस आकृति ने लंबी उंगलियां उठाई और इशारा किया। चल, मैंने डर में पूछा। कहां? क्या चाहती है? वह फुसफुसाई। जहां तुम्हारी बीवी है, वहां। रमेश ने झुंझलाकर कहा। भैया, ये झूठ बोल रही है। ये हमें गलत जगह ले जाएगी, मार देगी। मैंने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें रखी टूटी चूड़ी हल्की सी चमकी। मैं समझ गया, ये चूड़ी मुझे सही दिशा दिखा रही है। मैंने नीचे देखा। चूड़ी की टूटी कांच की नोक पगडंडी के दाएं हिस्से की तरफ हल्की लाल चमक दे रही थी। मैंने रमेश का हाथ पकड़ा। रमेश, हम दाएं जाएंगे। रमेश ने घबरा कर पूछा। क्यों भैया? मैंने कहा। नाजिया का खून मुझे रास्ता दिखा रहा है। रमेश डर में कांप गया, पर उसने सिर हिलाया। चलो भैया, जो भी होगा, हम साथ रहेंगे। हम दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही हमने दाईं पगडंडी पकड़ी, जंगल अचानक जोर से हिला। पेड़, मिट्टी, हवा सब चिल्लाने लगे और अचानक सामने जमीन फटी और उसमें से रामोलिया बाहर आई। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं, पूरी तरह काली थीं। उसने चीखते हुए कहा, गलत रास्ता चुना समीर। रमेश चीख पड़ा। भैया भागो। मैंने रमेश को धक्का देकर आगे धकेला। दौड़ रमेश, दौड़। और तभी रामोलिया हवा में तैरकर हमारे बीच आ गई। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने। उसकी आंखें मेरी आंखों में घुस गईं। वह फुसफुसाई, तेरी बीवी अगली सुबह नहीं देखेगी। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने उसके चेहरे पर पूरा जोर लगाकर मुक्का मारा। रामोलिया फिसलकर पीछे गई और उसी पल नीचे जमीन से वही काला राक्षसी साया पूरी ताकत से निकल आया। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। रमेश चीखते हुए, भैया! और वह मेरी ओर भागा। काले राक्षसी साये ने मेरी गर्दन इतनी जोर से पकड़ी कि मेरी सांसें उसी पल टूटने लगीं। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसकी पकड़ इंसान जैसी नहीं थी। वो जैसे मेरी गर्दन नहीं, मेरी रूह पकड़ रहा था। रमेश पीछे से चिल्लाया, भैया छोड़ उसे, छोड़ो। वह दौड़कर आया और पुरजोर ताकत से उस काले साए पर कूद गया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस साए पर पड़ा, उसका हाथ उसकी देह के आर पार चला गया, जैसे वो धुआं हो, पर ठोस भी हो। रमेश चीख पड़ा, भैया! तो मेरा हाथ डूब रहा है, इसके अंदर। मैंने मुश्किल से खांसते हुए कहा, रमेश पीछे हट, इसको छू मत। साया मेरी गर्दन कसता जा रहा था। आंखें अंधेरे से भरने लगीं। मेरे कानों में सिर्फ अपने दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी रामोलिया मेरे बिल्कुल सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ, आंखें पूरी तरह काली। वह मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, तेरी बीवी आखिर रात का आखिरी सांस ले रही है। मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने पूरा शरीर जोर लगाकर हिलाया। काले साए की पकड़ थोड़ी ढीली हुई। उसी पल रमेश ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरे जोर से राक्षसी साए के सिर पर मारा। धम! एक चीख फटी, जैसे किसी धुएं की खोपड़ी फट गई हो। साए की पकड़ ढीली पड़ गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। रमेश ने मुझे पकड़ा। भैया, भैया, ठीक हो? मैं मुश्किल से बोल पाया। रमेश, घर चल, अभी, अभी। लेकिन हमें घर तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। मैं जानता था, क्योंकि रामोलिया हमारे आगे खड़ी होकर धीमे धीमे हंस रही थी। समीर, तेरा बच्चा रोना बंद कर चुका है। मैं चिल्लाया, तू झूठ बोल रही है। रामोलिया और जोर से हंस पड़ी। जाकर देख ले। उसने अपने हाथ से दाईं तरफ जंगल की ओर इशारा किया। वहां जमीन पर छोटे छोटे कदमों के निशान थे, मेरे बेटे के पैरों के। उन पर खून लगा हुआ था। रमेश कांप गया। भैया, ये तो बच्चे के कदम हैं। ये कैसे? मैं दौड़ पड़ा, पूरी ताकत से। कुछ भी सोचने की हालत नहीं थी। रमेश पीछे चिल्लाता रहा, भैया रुको, जाल भी हो सकता है। भैया! पर मैं रुक ही नहीं सकता था। दौड़ते दौड़ते अचानक जंगल खुला और मैं एक छोटी खुली जगह पर पहुंचा। वहां एक पुराना टूटा बिखरा घर खड़ा था, बिल्कुल भुतहा, छत अधूरे, खिड़कियां टूटी हुई। उस घर की दीवार पर खून से कुछ लिखा था, आजा समीर। मेरे पैरों की ताकत खत्म होने लगी, हाथ कांप रहे थे। नाजिया, मैंने फुसफुसाकर कहा। अचानक
घर के अंदर से मेरे बच्चे की सिसकी सुनाई दी। मैं पागल होकर चीख पड़ा, बेटा, मैं आ रहा हूं। और उसी पल दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। रमेश दौड़ता हुआ मेरे पीछे आया। वह हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर पसीना और डर दोनों बह रहे थे। भैया, ये जगह अच्छी नहीं। ये घर तो सालों से वीरान है। मैंने घर के अंदर झांका। अंधेरा, सड़न की गंध और दीवारों पर जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। अम्मी, पापा, मेरे बच्चे की आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा कमजोर, डर से भरी। मैं भीतर जाने लगा। रमेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, अकेले नहीं, मैं भी अंदर आऊंगा। हम दोनों अंदर घुसे। अंदर कमरा सड़ी लकड़ी, धूल और अजीब धुआं से भरा था। दीवारों पर टेढ़े मेढ़े प्रतीक बने थे, मानो कोई टोना किया गया हो। अचानक मेरे दाएं तरफ कुछ हल्का हिला। मैंने टॉर्च घुमाई। मेरी बीवी का दुपट्टा वहां पड़ा था, कटा हुआ, खून से लथपथ। मेरे सीने में तेज दर्द उठा। नाजिया, नाजिया, कहां हो तुम? रमेश ने कान खड़े किए। भैया, सुनो। कमरे के कोने से बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी आवाज आई, समीर। मैं उछलकर उस दिशा में दौड़ा। धुंध हटने लगी और कोने में एक महिला की आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, सिर झुका हुआ। मैं रोते हुए बोला, नाजिया, नाजिया। रमेश चिल्लाया, भैया रुको, वो भाभी नहीं है। पर मैं नहीं रुका। मैं उस आकृति की ओर बढ़ा और तभी वह आकृति धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। चेहरा जैसे किसी ने जला दिया हो। आंखें काली, गोल और गहरी, होंठ कटे हुए। वह नाजिया नहीं थी, वह रामोलिया थी। और इसके ठीक पीछे एक छोटा हाथ फर्श पर थक थक कर रहा था। मेरे बच्चे का हाथ। मैं दंग रह गया। नहीं, नहीं, नहीं। रामोलिया ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, तेरा बेटा मेरे पास है। रमेश चीख पड़ा, भैया पीछे हटो, ये हमला करेगी। और उसी पल रामोलिया हवा में उड़ी और बिजली की तरह मेरी ओर झपटी। मैंने अपना हाथ उठाया। मेरी मुट्ठी में टूटी चूड़ी थी। जैसे ही चूड़ी उसकी त्वचा से टकराई, धड़ास, एक तेज लाल चमक कमरे में भर गई। रामोलिया जमीन पर गिरते हुए चीखने लगी। आ! उसका चेहरा पिघलने लगा। रमेश चौंक गया। भैया, ये चूड़ी, ये चूड़ी भूत को जला रही है। मैंने बुरी तरह कांपते हुए कहा, ये नाजिया का खून लगा है इसमें। उसका प्यार, उसकी शक्ति इसे रोक रही है। रामोलिया उठने की कोशिश कर रही थी। उसकी त्वचा धुएं की तरह उखड़ रही थी। वह गुस्से में चिल्लाई, समीर, तुझे तुझे मारकर तेरे बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। और तभी कमरे की छत फट गई। उस काले राक्षसी साये ने गर्जना की। ग्रास! वह हम पर टूटने वाला था। रमेश मेरे सामने खड़ा हो गया। भैया पीछे, मैं हूं आगे। मैं चिल्लाया, नहीं रमेश, तू नहीं। लेकिन काला साया पूरी ताकत से हम पर झपटा। और उसी पल एक नन्हा बच्चा अंधेरे से बाहर आया। मेरा बेटा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कांपते हुए बोला, अब्बू। और मेरे पैरों से ताकत जाती रही। अगला पल कुछ इतना भयानक हुआ कि सब कुछ खामोश हो गया। मेरा बेटा अंधेरे में से निकलकर मेरे सामने खड़ा था। वो छोटा सा शरीर, कांपते हुए हाथ, चेहरा आंसुओं से भरा। उसकी मासूम आवाज सुनकर मेरी रगों में खून जम गया। मैं उसे देखकर सुन्न रह गया। आंसू आंखों से अपने आप बहने लगे। बेटा, यहां कैसे? कौन लाया तुझे? लेकिन मैं कुछ कहता उससे पहले ऊपर से छत फटी और काला राक्षसी साया हमारे ऊपर झपटा। उसकी दहाड़ पूरे कमरे में गूंज उठी। ग्रा! वह हमें फाड़ डालने वाला था। रमेश ने तुरंत मेरे बेटे को पकड़कर अपने सीने से चिपका लिया और चिल्लाया, भैया, पीछे झुको! मैं जमीन पर गिर पड़ा। काला साया इतना करीब आ चुका था कि उसकी सांसों की काली गर्मी मेरे चेहरे पर लगी। लेकिन अचानक धड़ास! काला साया हवा में रुक गया, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। रामोलिया घसीटते हुए आगे आई। चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें पूरी काली, होंठ सड़े हुए। वह कराहते हुए बोली, नहीं, ये बच्चा मेरा है। उसकी उंगलियां काले साये के सीने में धंसने लगीं। साया दहाड़ने लगा, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। मैं कांपते हुए खड़ा हुआ। ये क्या कर रही है? रमेश बोला, भैया, लगता है दोनों एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं। ये दोनों एक टीम नहीं है भैया।
मैं चौंक गया। मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। रामोलिया चिल्लाई। मैंने उसे बुलाया था, पर मेरा आदेश कोई नहीं तोड़ेगा। साये ने उसका हाथ पीछे धकेला। धुआं छिटका। रामोलिया पीछे गिर पड़ी। साया पूरी ताकत से हमारी तरफ बढ़ने लगा। रमेश ने बच्चे को पीछे छुपाया। भैया, कुछ करो, ये हम सबको मार देगा। मैंने कांपते हाथों से वो टूटी चूड़ी फिर से पकड़ी, जिसमें नाजिया का खून लगा था। मैंने चूड़ी साये के चेहरे पर फेंकी। चूड़ी हवा में चमकी और साये के चेहरे पर लगते ही तेज लाल आग भड़क उठी। साया चीखों से कांपने लगा। क्रा! उसका चेहरा धुएं में पिघलने लगा। रमेश चिल्लाया, भैया, चूड़ी काम कर रही है। मैं चिल्लाया, ये चूड़ी नाजिया की है, उसमें उसकी रूह की ताकत है। मैं साये पर टूट पड़ा। रमेश भी पत्थर उठाकर उस पर वार करने लगा। साया दर्द से दहाड़ता रहा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन तभी रामोलिया फिर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। वह बोली, सुन समीर। उसकी आवाज कमजोर भी थी और खतरनाक भी। मैं तुझे मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ तेरी बीवी का शरीर चाहती थी। लेकिन अब मैं तेरे पूरे परिवार को ले जाऊंगी। मेरे बेटे ने रोकर कहा, अब्बू, चलो घर। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया और तभी रामोलिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। कमरा अंधेरे में डूब गया। हवा ठंड से कांपने लगी। जमीन फटने लगी और काले साये की आंखें और लाल होकर चमकने लगीं। रामोलिया चिल्लाई, ये बच्चा मेरी नई जिंदगी बनेगा। मैं गर्जे की तरह चिल्लाया, मेरे बच्चे को छू भी लिया तो मैं तुझे जला दूंगा। एक जोरदार हवा चली। लपटें दीवार से उठीं। अंधेरा हमारे बीच फटने लगा। कमरा घूमने लगा जैसे हम किसी भंवर में थे। रमेश चिल्लाया, भैया, जमीन फट रही है। वास्तव में हमारे पैरों के नीचे गहरा अंधेरा खुल रहा था। मैंने बेटे को कसकर पकड़ा। रामोलिया हवा में तैरकर मेरे सामने आई और अपना हाथ मेरे बच्चे की ओर बढ़ाने लगी। उसकी उंगलियां इतनी लंबी थीं कि वे मेरे बेटे के सिर को छू ही रही थीं। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने टूटी चूड़ी उठाई और पूरी जोर से रामोलिया की तरफ फेंक दी। चटाक! चूड़ी उसके माथे पर लगी और उसके पूरे चेहरे पर आग फैल गई। रामोलिया आग में चीखने लगी, आ! नाजिया, तूने मुझे धोखा दिया। कमरा आग की रोशनी में भर गया। काला साया पीछे हटने लगा और उसी पल पीछे अंधेरे में एक औरत की आवाज आई, बहुत जानी पहचानी, बहुत दर्द से भरी। समीर। मैंने मुड़कर देखा। वहां खड़ी थी कमरा, आग और धुएं से भरा हुआ था। रामोलिया आग में जलते हुए फर्श पर तड़प रही थी। काला राक्षसी साया पीछे हट चुका था, पर उसकी आंखें अब भी नर्क की तरह चमक रही थीं। और इन सब के बीच मेरी सांसें थम गईं। वहां कमरे के धुंधले कोने में, टूटे फर्नीचर के बीच, खून से लथपथ दीवार के पास, मेरी बीवी नाजिया खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, बाल बिखरे हुए, साड़ी छिन्न भिन्न, एक हाथ पेट पर रखा हुआ और आंखों में इतनी पीड़ा कि मेरी रूह कांप गई। मैं अपने बेटे को पकड़े पकड़े आगे बढ़ा। गला फट गया था। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू उभर आए। वह कांपती आवाज में बोली, समीर, देर मत कर। इस घर में बहुत कुछ जिंदा नहीं है। मैं उसके पास पहुंचने वाला ही था कि वह अचानक पीछे डगमगाई। रमेश चीख पड़ा, भाभी, भाभी सावधान! नाजिया जमीन पर गिरते गिरते खुद को दीवार से संभालने लगी। मैं उसके पास पहुंचा। नाजिया, तुम ठीक हो? किसने चोट पहुंचाई? ये सब कैसे? वह कांपती हुई फुसफुसाई, वो वो मेरे अंदर आने की कोशिश कर रही थी। मैंने स्तब्ध होकर कहा, कौन? रामोलिया? नाजिया ने सिर हिलाया और बोली, हां, वो मुझे अपने अंदर ले जा रही थी। मेरा शरीर उसका घर बनने वाला था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपनी आंखें पोंछी। मैं आ गया हूं। मैं हूं यहां। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसने मेरी आंखों में देखा, लड़खड़ाती आवाज में, समीर, तू आया नहीं, तुझे बुलाया गया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या मतलब? नाजिया की सांस भारी होने लगी। रमेश उसे सहारा देकर बैठाने लगा। वह बोली, रामोलिया ने मुझे नियंत्रित करके तुझे बुलाने के लिए मजबूर किया।
मैं पागलों की तरह बोला, क्यों? क्यों? नाजिया की आवाज कांपने लगी। क्योंकि असली जो चाहिए था वो मैं नहीं। रमेश और मैं दोनों एक साथ बोले, तो कौन? और तभी काले राक्षसी साये ने तेज गर्जना की। उसकी आवाज दीवारें चीर रही थीं। ग्रा! आग की लपटें उछलने लगीं। घर की छत हिलने लगी। नाजिया ने मेरी तरफ देखा, कांपते होठों से बोली, उन्हें चाहिए तुम। मेरे पैरों से ताकत निकल गई। मैंने डर के मारे कहा, मुझे? मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? नाजिया रोने लगी। समीर, तेरे अंदर कुछ है जो इंसानों के अंदर नहीं होता। रमेश डर से बोला, भैया, भाभी क्या कह रही हैं? नाजिया फुसफुसाई, तू एक ऐसा बच्चा है जो पैदा हुआ था उस रात जब इस गांव में काली रात का श्राप लगा था। मेरी रगों में सिहरन दौड़ गई। क्या? तुम्हें कैसे पता? नाजिया ने सिर उठाया। मेरी दादी ने बताया था कि तेरे जन्म की रात इस गांव में भयंकर तंत्र कर्म हुआ था। उस दिन एक बच्चे को लेने एक छाया आई थी। रमेश की टांगें कांपने लगीं। भैया, भैया का जन्म किसी श्राप वाली रात को हुआ था। नाजिया बोली, वो बच्चा तू था, समीर। मैं पीछे हट गया। दिमाग सुन्न। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। नाजिया ने हाथ पकड़ते हुए कहा, वो तुझे उसी रात ले जाने आई थी, पर तेरी मां ने तेरे नाम की चूड़ी काटकर तेरे ऊपर रख दी थी। उस चूड़ी में ताकत थी, इसलिए वो तुझे ले नहीं सकी। मेरी सांस रुक गई। मतलब, ये चूड़ी सिर्फ नाजिया की नहीं, मेरी भी। रमेश बोला, इसलिए भैया, इस चूड़ी ने रामोलिया को जलाया, क्योंकि ये भाभी का नहीं, आपके जन्म का खून है। काला साया जोर से चिल्लाया, अब हमें अपना अधिकार वापस चाहिए। घर का फर्श फट गया। काला साया दो गुना बड़ा होकर निकल पड़ा। आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। रामोलिया आधी जली हुई खड़ी हो गई। वह चिल्लाई, समीर, अब तेरा समय खत्म। तू उसी का है जिसने तुझे मांगा था। मैं चिल्लाया, मैं किसी का नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने परिवार का हूं। काला साया हवा में उठा और अपनी पूरी ताकत से मेरी ओर झपटा। रमेश चीख पड़ा, भैया, बचो। नाजिया कमजोर आवाज में बोली, समीर, तेरे अंदर जो शक्ति है वही इसे रोक सकती है। याद कर, तेरी मां ने तेरे कान में क्या कहा था। मैं जम गया। मेरी मां की आखिरी बात, तू जो भी कर, अपने अंदर की आवाज को सुनना। काला साया मेरे ऊपर आ चुका था। रमेश मेरा हाथ पकड़कर चिल्लाया, भैया, कुछ तो करो। और उसी पल मेरे अंदर कोई आवाज उठी, जैसे मेरी रगों में कोई गर्म बिजली दौड़ गई हो। हवा गूंज उठी, दीवारें कांपने लगीं। मेरी आंखों में हल्की लाल चमक आई और मैंने चिल्लाया, बस। काला साया अटक गया। रमेश दंग रह गया। नाजिया की आंखें फैल गईं। मेरे अंदर की आवाज बोली, तू मेरा है। मैं घबरा गया। कौन? कौन है? मेरी अंदरूनी आवाज गरजी, मैं वो हूं जो तुझे बचपन में बुलाया गया था। तू मेरा अंश है। और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। काला राक्षसी साया टूटे हुए घर की छत से सीधा मेरे ऊपर झपटा। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि लगा पूरा घर फट जाएगी। मेरे हाथ में जो टूटी हुई चूड़ी थी वह अब पूरी तरह आग में बदल चुकी थी। लाल, गर्म, जीवित आग, जैसे आग खुद मेरे हाथों में सांस ले रही हो। रमेश चिल्लाया, भैया, वार करो, अभी करो। मैंने पूरी ताकत लगाकर आग की चूड़ी साए के चेहरे की ओर मारी। चटाक्युश चीख! आग का तेज विस्फोट हुआ। काला साया झटके से पीछे फेंका गया। उसकी चीख घर की दीवारों को हिला रही थी। घ्रा! आह! उसका धुंधला शरीर तेजी से मुड़ता तड़पता पीछे हटने लगा। रमेश दहाड़ा, बहुत बढ़िया भैया, एक और। मैंने जमीन से चूड़ी का अगला हिस्सा उठाया। वो अब भी लाल चमक रहा था, जैसे नाजिया की रूह उसमें जल रही हो। मगर तभी काला साया अचानक गायब हो गया, पूरी तरह, बिना आवाज, बिना धुआं, जैसे कभी था ही नहीं। रमेश घबराकर बोला, भैया, कहां गया? ये गायब कैसे हो गया? मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा। खिड़की टूटी हुई, दीवारें जली हुई, मिट्टी उखड़ी हुई, कहीं कुछ नजर नहीं आया। मैंने धीरे कहा, वो भागा नहीं, छुपा है।
हम पर अगले वार के लिए। रमेश ने बेटे को धीरे धीरे अपनी बाहों में संभाला। बच्चा डरा हुआ मुझसे चिपक गया। मैंने उसे पकड़कर कहा, बेटा डर मत, अब्बू है यहां। लेकिन वह रोकर बोला, वो मेरे पीछे आया था अब्बू। वो कह रहा था, मेरे साथ चल। मेरे दिल में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। रमेश बोला, भैया बच्चा सच बोल रहा है। वो साया बच्चे को ही ढूंढ रहा था। मैंने गुस्से में दांत भींचे। ये नरक का कुत्ता मेरे बच्चे तक कभी नहीं पहुंचेगा। अचानक हवा एक झटके से ठंडी हो गई। कमरे की सारी जली चीजें खड़खड़ाने लगीं और एक डरावनी, बहुत धीमी फुसफुसाहट कमरे के हर कोने से आने लगी। समीर, मैंने पीछे देखा। अंधेरा अपने आप जमीन से उठ रहा था, जैसे कोई काली नदी फैल रही हो। रमेश कांप गया। भैया, ये वापस आ रहा है। मैंने बच्चे को पीछे किया और नाजिया को सहारा दिया। नाजिया की आवाज मध्यम थी। समीर, सुनो, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ इसकी शुरुआत थी। मेरी आंखें फैल गईं। क्या मतलब? ये इतना बड़ा राक्षस है, फिर भी शुरुआत? नाजिया ने कांपते हुए कहा, ये साया उसका दूत है, असली। जिसने तुझे मांगा था वो अभी तक नहीं आया। वह तेरे इंतजार में गांव के मंदिर के पीछे है। मेरी सांस अटक गई। मतलब हम अभी असली दुश्मन से टकराए भी नहीं। नाजिया की आंखों में आंसू थे। समीर, वह तुझे अपने साथ ले जाने ही नहीं, तेरे अंदर की दूसरी रूह को जगाने आया है। मैं हक्का बक्का था। कौन सी दूसरी रूह? मैं तो इंसान हूं। नाजिया बोली, तू इंसान है, पर तू अकेला नहीं। तेरी रूह दो हिस्सों में बंटी हुई है। अचानक कमरे की दीवारें टूटने लगीं। धड़ाम, धड़ाम। धुआं सर्प की तरह अंदर घुसता जा रहा था। काला साया अभी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रमेश ने जोर से कहा, भैया, यहां रुकना मौत है। हमें अभी निकलना होगा। गांव का मंदिर, वहीं जाना पड़ेगा। मैंने बेटे को गोद में लिया, नाजिया का हाथ पकड़ा। रमेश हमारे आगे आगे चलने लगा, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे की दहलीज पर पहुंचे, घर के बाहर अंधेरे में दो आंखें चमकीं। लाल, नुकीली, नफरत से भरी हुई। रमेश चीख पड़ा, भैया, वो दरवाजे पर खड़ा है। वही काला साया धीरे धीरे हमारे सामने आकार लेने लगा। इस बार वह दोगुना बड़ा था। वह भारी आवाज में बोला, भागो मत। तुम्हारी मंजिल मंदिर ही है, और वहां तुम्हारी आखिरी रात। मैंने आग की चूड़ी फिर उठाई। तेरी आखिरी रात होगी, मेरी नहीं। साया गरजा, चलो। और गांव के रास्ते की ओर अंधेरा फैलने लगा, जैसे वह हमें खींच रहा हो, आने वाले अंत की ओर। हमारे लिए भागना नहीं, लड़ना जरूरी था, क्योंकि अब असली राक्षस मंदिर में हमारा इंतजार कर रहा था। हम चारों, मैं, रमेश, नाजिया और मेरा बच्चा, उस टूटे घर से बाहर निकल आए। लेकिन बाहर की दुनिया अब वही नहीं थी। जंगल पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ टेढ़े होकर जैसे रास्ता रोक रहे हों। जमीन पर धुआं रेंग रहा था। हवा में सड़न की गंध थी, और हर कोने से आंखें हमें देख रही थीं। रमेश मेरे आगे आगे खड़ा था, लोहे की रॉड हाथ में और माला गले में थरथरा रही थी। वह धीरे बोला, भैया, अब सड़क नहीं रही, बस काली पगडंडी दिख रही है। मैंने अपनी टॉर्च बालकर देखा। धुंध में एक टेढ़ा मेढ़ा संकरी पगडंडी दिख रही थी, जिसके दोनों तरफ काली राख जैसी मिट्टी बिखरी थी। मैंने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, यही रास्ता है, मंदिर इसी रास्ते में है। नाजिया ने कमजोर आवाज में कहा, समीर, उस मंदिर की दहलीज के बाद वो तुझे रोकेगा नहीं, वो तुझे बुलाएगा। मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। मैं तेरे और बच्चे के लिए लड़ूंगा, चाहे मर ही क्यों न जाऊं। रमेश बोला, भैया, मरना नहीं है, मारना है। उसकी आवाज में डर नहीं, दृढ़ता थी। 1 किलोमीटर आगे जंगल और अंधेरा हो गया। सड़क पर मानो पैरों के नीचे किसी की हड्डियां आ रही हों। चलते चलते एक पेड़ के पास से गुजरते समय मुझे लगा किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन हवा में एक ठंडी आवाज गूंजी, समीर। मैंने बेटे को और कसकर पकड़ा। कुछ नहीं, अब्बू है यहां। रमेश फुसफुसाया, भैया, ये जगह मानव दुनिया नहीं लग रही। और अचानक
पेड़ों के बीच 3 परछाइयां खड़ी दिखीं। लंबी, काली, चेहरा गड्ढे जैसा और आंखें बिल्कुल गोल। एक साथ बोलने लगीं। पीछे जा, पीछे जा। नाजिया ने चीखते हुए कहा। नहीं, नहीं समीर, इन परछाइयों पर भरोसा मत करना। ये रोकी नहीं, फंसाने आई हैं। रमेश ने रॉड उठाई। साले, रास्ता छोड़ दो। परछाइयां हिलने लगीं। उनके पैर जमीन को छुए बिना हवा में तैर रहे थे। उनका एक हाथ लंबा होता जा रहा था, लंबा, लंबा, जैसे रबर। मैंने चूड़ी की आग उठाई, उस परछाई पर रोशनी डाली। सस, धुआं उठा। परछाई पीछे हट गई। रमेश उछलकर बोला, भैया, आग इनको जला देती है। मैं चिल्लाया, पीछे हटो, रास्ता दो। परछाइयां धीरे धीरे पेड़ों में समा गईं। रास्ता खुल गया। मंदिर के करीब। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हवा और भारी हो गई। जंगल का रास्ता अब धड़कता सा महसूस हो रहा था, जैसे जमीन के नीचे कुछ जीव जाग चुके हों। अचानक मेरे बेटे ने रुककर जंगल की तरफ देखा। उसने मेरा हाथ खींचकर कहा, अब्बू, उधर कोई खड़ा है। मैंने टॉर्च घुमाई। एक बूढ़ा आदमी, झुका हुआ, धुंध में लिपटा, धीरे धीरे आगे आया। रमेश फुसफुसाया, भैया, इंसान जैसा लग रहा है, शायद गांव वाला होगा। बूढ़ा आदमी थमे हुए कदमों से हमारे पास आया और बोला, मुड़ जाओ बेटा, मंदिर नहीं जाना। उसकी आवाज ठीक वैसी थी जैसी इंसान की होती है, पर उसका चेहरा, वह चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था। रमेश चीखा, भैया, ये इंसान नहीं। बूढ़े आदमी का चेहरा मिट्टी की तरह बहने लगा और उसकी असली शक्ल निकली। रामोलिया, हालांकि आधी जली हुई, पर मुस्कुराती हुई। वह बोली, मंदिर में मत जा, क्योंकि वहां तेरी असली मौत, तेरा असली दुश्मन, तेरा असली मालिक, तेरा असली रूप सब इंतजार कर रहा है। मैंने सीने से आग की चूड़ी उठाई। हट, मेरा परिवार मेरे साथ है, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। रामोलिया हंसी। जिसे तेरा डर चाहिए वो मंदिर में खड़ा है। और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। नाजिया रोते हुए बोली, समीर, वो सच कह रही थी। मैं ठहर गया। क्या मतलब? नाजिया बोली, वो तुझे मारने नहीं, जगाने बुला रही है। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। किसे जगाने? नाजिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। तुझे, रमेश डर में बोला। भैया, ये क्या बोल रही है? नाजिया ने कांपते स्वर में कहा, मंदिर में जो है वह तुझे अपने जैसा बनाना चाहता है। और तभी जंगल के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, आजा समीर। मेरी सांसें जम गईं। बेटा डरकर मेरी छाती में छुप गया। पेड़ों के पीछे एक विशाल काली आकृति दिखने लगी। इस बार वह काला साया नहीं, कुछ उससे भी बड़ा, भारी, एक पूरा राक्षस जो मंदिर के रास्ते पर हमारा इंतजार कर रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे को चीर रही थीं और वह बोला, अब असली खेल शुरू हुआ। जंगल थम गया था, हवा चलना बंद, पत्ते हिलना बंद, यहां तक कि कीड़ों की आवाज भी खामोश। सिर्फ एक चीज जिंदा थी, मेरे सामने खड़ा वो विशाल राक्षस। उसकी कदकाठी किसी पेड़ जितनी ऊंची, शरीर पूरी तरह काला, धुआं उसके आसपास घूम रहा था। उसकी 2 भुजाएं इंसान जैसी, पर पीछे, और 2 भुजाएं छाया जैसी, हवा में तैरती हुई। उसकी आंखें आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अंधेरा लाल हो गया हो। रमेश ने रॉड कसकर पकड़ी। भैया, ये तो पहले वाले से भी बड़ा है। नाजिया कांप रही थी। समीर, यही असली है, यही आया था तू, पैदा हुआ तब। मैं 1 सेकंड के लिए पत्थर बन गया। ये ही था, ये वही राक्षस जिसने मेरी रूह में दरार छोड़ी थी। राक्षस ने जमीन हिला देने वाली आवाज में कहा, समीर, तू बड़ा हो गया। मेरी सांसें अटक गईं। तू मुझे जानता है? वह हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे लोहे को खींचकर तोड़ा जा रहा हो। तू मेरा है, तेरी रूह में जो अधूरा हिस्सा है वो मेरा ही अंश है। आजा, पूरा हो जा। मैंने गरजते हुए कहा, मैं इंसान हूं, मैं किसी राक्षस का हिस्सा नहीं। राक्षस की आंखें और लाल हो गईं। इंसान, तेरे अंदर आधी रूह इंसान की नहीं, तेरी मां ने तुझसे सच छुपाया। नाजिया ने तुरंत कहा, झूठ, झूठ बोल रहा है। राक्षस बोला, पूछ ले उससे। मैंने नाजिया की ओर देखा। वह रो रही थी, लेकिन आंखें नीचे झुक गईं। मेरा दिल टूट गया। नाजिया, क्या ये सच है?
वह कमजोर आवाज में बोली, समीर। हाँ। रमेश चौंक पड़ा। भाभी, ये क्या? नाजिया के आंसू बह गए। तेरी मां ने मुझे बताया था कि तेरे अंदर एक छाया हिस्सा है जिसे तेरा प्यार, तेरी इंसानियत काबू में रखती है। मैंने कोशिश की कि तुझसे ये बात छुपी रहे। मैं वहीं टूट गया। मतलब, मैं आधा इंसान नहीं। नाजिया ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। नहीं, नहीं समीर, तू पूरा इंसान है। तेरी रूह में जो हिस्सा है वो बाहर नहीं, तेरे बस में है। राक्षस गर्जा। झूठ, वह हिस्सा मेरा है, अधूरा है। आज पूरी रात होगी। अचानक उसने अपनी एक छाया बांह मेरी तरफ फेंकी। तेज, इतना तेज कि हवा चिढ़ गई। श्श! रमेश चीख उठा। भैया नीचे! मैं नीचे झुक गया। छाया की वो बांह मेरे सिर से कुछ इंच ऊपर से गुजर गई और पीछे के पेड़ को चीर दिया। धड़ाम! पेड़ दो हिस्सों में गिर गया। राक्षस फिर गरजा। भूल मत, तेरी रूह का अंधेरा हिस्सा मेरा है। मैं उसे जागृत कर दूंगा। और फिर वह हवा में तैरते हुए हमारे और करीब आ गया। नाजिया रोकर बोली, समीर, अपने अंदर की आवाज मत सुनना। वो तुझे अपने जैसा बनाना चाहता है। लेकिन मेरी अंदरूनी आवाज, जो पार्ट 16 में पहली बार जागी थी, अब और तेज हो रही थी। यहीं आ, ये तू ही है। अंधेरा तेरा घर है। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सिर पकड़ लिया। रमेश जल्दी से मेरे पास आया। भैया, होश में रहो। आप हमारे समीर भैया हो, हमारे हीरो हो, इसके जैसे नहीं। राक्षस हंसा। समीर, तेरा दोस्त तुझे बचा नहीं सकता। तभी मेरे बेटे ने मेरी गर्दन पकड़ ली और बोला, अब्बू, आप मेरे हो, किसी और के नहीं। मेरी आंखें भर आईं। मैंने बच्चे को सीने से लगाया और राक्षस की ओर देखा। मेरे अंदर क्या है, क्या नहीं, इसे फर्क नहीं पड़ता। मैं गरज कर बोला, मैं इंसान हूं और ये मेरा परिवार है। तू चाहे नर्क का राजा हो, मेरे बच्चे को नहीं छू सकता। राक्षस ने दहाड़ लगाई। तो फिर तू तय कर, इंसान बने रहना है या मेरा बनना है। और उसके पीछे से मंदिर की घंटियां बजने लगीं। ठन ठन ठन। पूरे जंगल में गूंज गईं। रमेश चीखा, भैया, ये बुलावा है। हमें मंदिर की तरफ भागना पड़ेगा। मैंने नाजिया का हाथ पकड़ा, बेटे को गोद में संभाला और पूरी ताकत से बोला, रमेश, मंदिर की ओर, अब अंतिम लड़ाई होगी। हम चारों मंदिर की ओर दौड़ पड़े और पीछे से राक्षस की दहाड़ गूंजी। आ रहा हूं, समीर। जंगल में अंधेरा फटने लगा और पूरा विश्व हमारे पीछे दौड़ते राक्षस की गूंज से कांप उठा। तुमसे मिलने का समय आ गया है। जंगल के पेड़ पीछे की ओर भागते दिख रहे थे। रास्ता कांप रहा था। जमीन पर धुआं हिल रहा था, मानो उसके अंदर कोई राक्षसी दिल धड़क रहा हो। हमारे पीछे वह विशाल राक्षस पेड़ों को तोड़ता हुआ आ रहा था। धड़ाम, धड़ाम। कैसे? मेरे अंदर क्या है? मैं कैसे लड़ूंगा उससे? नाजिया ने मेरी आंखों में देखा। तेरे अंदर जो दूसरा हिस्सा है, अगर तू उसे इंसान की तरह नियंत्रित कर ले तो तू किसी भी राक्षस से ज्यादा ताकतवर होगा। मैं रुक गया। मतलब, जो वो अंधेरा हिस्सा है वही मेरी ताकत भी है। नाजिया ने सिर हिलाया। हां, लेकिन अगर तू उसे काबू न कर पाया तो तू भी उसी जैसा बन जाएगा। मेरा खून थम गया। पीछे अचानक राक्षस की गर्जना गूंजी। समीर, भाग मत। तेरी रूह मेरा इंतजार कर रही है। उसकी आवाज ने जंगल की सारी हवा को काट दिया। मंदिर दिखाई देता है। अचानक घने अंधेरे में एक पुराना टूटा हुआ कालिख से भरा मंदिर दिखा। मिट्टी का ऊंचा चबूतरा, पत्थराए हुए शेर की मूर्तियां जिनके मुंह पर खून के निशान थे, और दरवाजे पर लाल कपड़े फटकर लटक रहे थे। मंदिर में एक आखिरी दीपक जल रहा था। टिमटिम, टिमटिम। रमेश ने देखा और चिल्लाया, भैया, वही दीपक है। कहां जाता है जब तक वो जल रहा है? गांव जिंदा है। मैंने तुरंत कहा, तो ये दीपक मेरे अंदर की रोशनी है। नाजिया ने कांप कर कहा, हां, ये दीपक बुझा तो तू भी बुझ जाएगा। तभी पीछे से राक्षस ने इतना बड़ा झटका मारा कि पूरे जंगल में हवा की सुनामी आ गई। मैं लगभग जमीन पर गिर पड़ा। बच्चा मेरे सीने से चिपक गया। अब्बू, वो आ गया। रमेश गरजा, भैया, मंदिर में घुसो। इसी मंदिर की छत के नीचे तुम्हारी इंसानी रूह जीत सकती है। मैंने नाजिया को पकड़ा
और तीनों को मंदिर के दरवाजे में धकेला। रमेश, तू भीतर जा, मैं पीछे देखता हूं। रमेश चिल्लाया। नहीं भैया, अकेले मत। मैं गरजा। जाओ अंदर, अब्बू हूं मैं नहीं डरूंगा। रमेश नाजिया और बच्चे को अंदर लेकर दौड़ा। मैं मंदिर की दहलीज पर खड़ा रह गया और तभी जंगल फट गया। राक्षस बाहर आ गया। उसका पूरा शरीर धुआं बनकर घूम रहा था। चारों भुजाएं फैलकर हवा को चीर रही थीं। उसकी आवाज इतनी गहरी, जैसे धरती बोल रही हो, मेरा अधूरा हिस्सा, मेरे पास आ जा। मैंने भी पहली बार राक्षस की तरफ दहाड़ लगाई। मैं तेरी मिल्कियत नहीं हूं। राक्षस हौले से हंसा। आसानी से ना मानने वाला है तू, ठीक है। और उसने छाया की एक लंबी भुजा सीधे मेरी छाती की ओर फेंक दी। मैं चिल्लाया। नहीं। भुजा मेरे दिल के पास लगने ही वाली थी कि धड़ा। मंदिर के दीपक से एक तेज रोशनी निकली और छाया की भुजा धुएं बनकर उड़ गई। राक्षस पीछे छिटक गया। वह गुर्राया। तो यही है तेरी ढाल, इस मंदिर की रोशनी। मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा। रोशनी नहीं, मेरे परिवार का प्यार है। राक्षस चिल्लाया। मैं तेरे अंदर के अंधेरे को जगा दूंगा। और तभी मेरे अंदर की वही आवाज जो कई बार फुसफुसा रही थी, पहली बार स्पष्ट और तेज होकर बोली, मुझे बाहर आने दे। मैं कांप गया। नहीं, नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं। आवाज गरजी। मैं तू हूं और तेरा बचना मेरे बिना नामुमकिन है। राक्षस आगे बढ़ा। उसके कदमों से धरती फटने लगी। रमेश अंदर से चिल्लाया। भैया, अंदर आओ, ये बाहर मरवा देगा। नाजिया भी बोली। समीर, अगर तूने अपने अंदर के हिस्से को गलत तरह से जगाया तो तू इस राक्षस से भी बड़ा राक्षस बन जाएगा। मैं पागल हो रहा था। दोनों तरफ आवाजें, बाहर राक्षस, अंदर परिवार। मेरे अंदर की आवाज फुसफुसाई। लड़ने दे, मैं लड़ूंगा। मैंने छाती पकड़ ली। आंखें आग जैसी गर्म हो गईं। राक्षस हंस रहा था। आजा, अपनी असली पहचान स्वीकार कर। मैं खड़ा हुआ। आंखें लाल होने लगीं। बच्चा अंदर से चिल्लाया। अब्बू, वापस आओ। और उसी पल मंदिर का दीपक पहली बार बहुत तेज जल उठा। उसकी रोशनी मंदिर के दरवाजे से बाहर फैल गई। राक्षस पीछे हट गया। मेरे अंदर की आवाज चिल्लाई। यही समय है, मुझे बाहर आने दे। मैं दहला। सांस रुक गई। और फिर मैंने एक फैसला लिया। मैंने दहाड़ कर कहा, ठीक है, अगर मेरे अंदर अंधेरा है तो वो अंधेरा मेरे परिवार को बचाएगा, तेरे लिए नहीं। और मेरी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। राक्षस ने पहला कदम पीछे हटाया। नहीं, यह यह तो मेरे जैसा। मेरे हाथ में चूड़ी की आग 3 गुना बढ़ गई। मेरा शरीर कांपने लगा और पहली बार मेरे अंदर का अंधेरा रूप जाग उठा।